1 लाख से शुरू करके आज 1300 करोड़ के ऊपर है। तो इंडिया में फेस्टिवल्स के लिए, शादियों के लिए और ओकेशंस के लिए जितना हम खर्च करते हैं कोई और खर्च नहीं करता। इंडियन वुमेन सेंट्रिक एथनिक बिजनेस द पोटेंशियल कितने करोड़ों का मामला है किसी को समझ नहीं आया। प्रसाद चलवार, फाउंडर ऑफ कला मंदिर, KLM, वरमहालक्ष्मी मंदिर। 50 एम्प्लॉयज के साथ किया। उसके अलावा मैंने 30 एम्प्लॉयज को अलग से रखा था। जब आपने अपना पहला स्टोर पहले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन तरह तरह की बातें, अपने वाले भी बाहर वाले भी। तू धंधा क्या करेगा भाई, तेरी पूरी कमाई खर्चे में ही निकल जाएगी। आज वही 50 एम्प्लॉयज 6000 प्लस एम्प्लॉयज हुए। वो 3000 स्क्वायर फीट आज 6 लाख स्क्वायर फीट की रिटेल एरिया हुई। एक ब्रांड 4 ब्रांड बन गए। एक शोरूम 63 शोरूम्स हुए। साड़ी बेचने वाले लगते हैं लेकिन हम साड़ी बेचने वाले नहीं है सर। इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी ट्राइंग टू सेल साड़ीज। इट्स नॉट अ साड़ी कंपनी अडॉप्टेड टू टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी कंपनी अगर साड़ी बेचती है तो कैसे रहेगा, ये हमने मार्केट को दिखाया। 2013, the biggest roadblock, the IPO story. तो तू उस्ताद है, तो हैदराबाद से आया है, हमने सोचा कि वो चेक लिख के दे देगा। साड़ी बेचने वालों को स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। लेकिन वो तो महारथी है, दे आर ऑल शार्क्स। एक बार आपने उनसे मीटिंग कर ली तो उसके बाद ऐसे लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे आपको चूस के फेंक देते हैं। 1000 करोड़ क्यों तुम्हारी बात सुनते हैं। 1000 करोड़ पाने तक भागा हमने, हर चीज को हर तरह से बढ़ाते हुए। 150 करोड़ आने के बाद मैं मार्केट में उतरा, तो जिद से फिर इन्हीं के पास मैं पहुंचा। एंड बिलीव मी, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट द चेक। इतनी खुशी मिली कि मैं समझ गया कि गेम मेरा है। वीवर्स होते हैं जो मेरे साथ पहले से थे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मैंने वो बेल बजाई। How difficult is it to sell a sari? फेक साड़ी बेचने के लिए हमारी नस कट जाती है। मतलब सिर्फ दुल्हन ही नहीं, मतलब इनका जो पूरा बेटालियन होता है, 10 आंटी जो इधर उधर बैठे हुए रहते हैं, उनकी यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर एक आंटी भी कन्विंस नहीं हुए तो आउट। जीरो कॉम्प्रोमाइज एंड वेरी श्योर। कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं। हमारे लिए रुपया नहीं होता, 100 पैसे होते हैं। वी विल रन आफ्टर एवरी पैसा। एक बार अगर मुझे क्लैरिटी मिल गई तो मैं बिल्कुल नहीं रुकता, सोचता नहीं। इट माइट टेक टाइम सर। मुझे 20 साल लग गए सर यहाँ तक पहुँचने के लिए। 20 years मतलब ऑलमोस्ट 240 months। एक महीने में 30 दिन के 24 घंटे में सिर्फ यही काम पे था। सर हाय सर। हेलो, हाय वंशी, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट सर, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग। लगभग 2 महीने आपके टीम से कोऑर्डिनेट करना, हम दोनों का टाइम सेट नहीं होना, फाइनली यू आर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सच तो ये है कि मैं बहुत कम बात करता हूँ बाहर। खास करके आप जो सोशल मीडिया में जिस तरह से आप काम करते रहते हैं वो मैं हमेशा फॉलो करता रहता हूँ। तुम्हारे पेजेस और तुम्हारे हैंडल्स जो है मैं फॉलो करता रहता हूँ। और देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरव्यू से भी ज्यादा तुम काफी जानकारी लेने की कोशिश करते हो, विच विल बी वेरी यूजफुल टू द यंगस्टर्स। इसी वजह से आई एम ऑल्सो वेरी कीन टू कम टू योर पॉडकास्ट एंड ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू एंड योर ऑडियंस। रियली मीन्स अ लॉट सर। अक्सर हम गेस्ट को कंफर्ट फील कराते हैं, आज आपने मुझे कंफर्टेबल कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और हाँ, इस एपिसोड से पहले मैंने सोचा कि आपके काफ़ी इंटरव्यूज मिल जाएंगे। सुना आप बाहर कभी मिलते नहीं, फिर मैंने आपकी टीम से बात की, हायरार्की में 2 लेवल नीचे भी जाकर बात की कि प्रोसेस कैसा रहेगा। एंड फैक्ट चेक करते समय मुझे ये पता चला कि यू आर ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा, ऑलवेज विद इन द टीम। और काफ़ी सवाल करने हैं सर आपसे। अगेन आई कीप टेलिंग दिस, मैं बहुत स्वार्थी हो जाता हूँ जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो बड़े बड़े एम्पायर्स बिल्ड करते हैं। सो प्री पोस्ट सब बात करता हूँ, कला मंदिर से पहले क्या करते मुझसे थे। जितना होगा पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू। डन। सो सर, फर्स्ट पॉइंट है, आपको ये सोच कहाँ से आई वो सब छोड़ के कला मंदिर के बाद आपकी सिचुएशन कैसी है, IPO के लिए जाना है, वो सब पूछूंगा। बिफोर दैट मुझे एक छोटी सी बात खटक रही है। वो कौन सा दिन था जब आपको लगा आज से मैं फिक्स हो गया, पूरी क्लैरिटी आ गई, साड़ियों का व्यापार ही करना है? मतलब आई एम सॉरी, आपके पास पहले से प्लान होगा, पर वो एक पल आता है ना। दी मोमेंट के बारे में अगर बात करना है तो ये साड़ी का बिजनेस यहाँ शुरू करने से पहले अमेरिका में हम साड़ी का बिजनेस करते थे। तो उधर साल में एक बार तेलुगु कन्वेंशंस होते रहते हैं, ताना आटा, ईयरली वंस। तो ऐसे इवेंट्स में कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ कई स्टॉल्स भी होते हैं वहाँ पर। हाँ, कई स्टॉल्स भी होते हैं उसके साथ। तो उसमें मैं आई यूज टू गो देयर रिलीजियसली। आई यूज टू शोकेस माय प्रोडक्ट। इट्स एग्जीबिशन कम सेल टेक्निकली, मतलब सेल के लिए बेसिकली। तो एक बार ये हुआ कि वन फाइन डे मुझे, वैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैमिलीज भी हैं। तो वहाँ एक डॉक्टर फैमिली आए थे, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी डॉक्टर्स हैं। ओके। सो वो आए थे, उनका नाम शायद पद्मा था, मुझे याद नहीं, शायद पद्मा ही था। जैसे वो आए, धनाधन एक 4-5 साड़ी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। बगल में उनके हस्बैंड थे, उनका नाम राजा था।
उन्होंने कहा राजा इसे पैक करवाओ। उन्होंने पूछा कितना, तो हमने पूरा हिसाब करके बताया कि सर $2,500 हुआ है। $2,500? हाँ हाँ, वो साड़ीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और साड़ीज भी हम ऐसे ले जाते हैं कि हम्म। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम्म। तो वो चेकबुक पे लिखते हुए गुड़गुड़ा रहे थे, हाँ। हाल ही में ही बहुत सारे साड़ियाँ खरीदे थे, अभी तक वही नहीं पहना, अब ये नए क्यों? तो ऐसा कुछ ऊंची आवाज में Common कहा था। story. जैसे ही मैडम ने ये सुना, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और साड़ियाँ हाँ। फेंक कर वो वहां से चले गए। ओह। और सर को भी कुछ समझ में नहीं आया, वो भी वहां से चले गए। और फिर ये हुआ कि वो फिर वापस आए थे, कौन से टाइम, क्लोजिंग टाइम, रात के 8:30-9 बजे भागते हुए आए थे। ये हुआ था करीब सुबह 11:30 बजे, Okay. 10:30, 11:30 समथिंग वट एवर। हम्म। तो वो भागते हुए आए और मुझसे कहने लगे वो 5 साड़ी देना यार, जल्दी, मुझे जल्दी घर के लिए निकलना है। तो मैंने कहा कौन से 5 साड़ी सर, मैडम ने कौन से साड़ी सेलेक्ट किया मुझे याद तक नहीं है। कहने लगे कोई 5 साड़ी दे देना, चाहिए तो बाद में एक्सचेंज करवा लूंगा, साड़ियों के बगैर मैं घर नहीं आ सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, बिना 5 साड़ी मैं घर नहीं जा सकता, तो कोई भी साड़ी दे दे, कल चाहिए तो सुबह एक्सचेंज करवा लूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, तो वो साड़ी ले गए। मतलब दैट इज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड दिस इज द बिजनेस। Right. लेडीज के लिए खास करके साड़ियाँ हो या फिर ज्वेलरी हो, स्पेशली साउथ इंडियन वुमेन, दे लव साड़ीज एंड ज्वेलरी। तब मुझे एहसास हुआ, यस, आई मीन लाइक यू नो, दिस इज द बिजनेस, दिस इज द फ्यूचर, एंड दैट्स वेयर आई मेड अप माई माइंड कि मुझे Right. यही बिजनेस करना है। अक्सर हम सुनते रहते हैं, पर रियल लाइफ में देखकर आपने ये निर्णय लिया। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल फॉर मी, राइट। क्योंकि इट कैनॉट गो रॉन्ग। क्योंकि एक्चुअली अमेरिका में जहां हम रहते थे, वहां 6 से 7 महीने बहुत बर्फ होती थी, और जो साड़ियां खरीदते हैं मुश्किल से 4 या 5 महीने पहनते हैं। राइट राइट। तो मैंने सोचा कि अगर 3 महीनों में ही इतना बिजनेस हुआ है, तो पूरे साल में इंडिया में कितना बिजनेस हो सकता है। सो दैट वाज द रियलाइजेशन पॉइंट एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड आई सिर्फ उसी पे फोकस करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। अमेजिंग सर। ये सवाल भी इसीलिए आया जब हम रिसर्च कर रहे थे, ये सवाल भी उसी को लेकर है। हम्म, रिसर्च करते समय अगर आप देखेंगे तो आजकल के ज़माने में वी हैव वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर 20 साल पहले जब आपने शुरू किया, आपको रिसर्च कैसे मुमकिन हुआ? कैसे आपने ये निर्णय लिया? एक्चुअली मुझे ये सवाल उस डाउट से आया कि आपने राइट, शुरू कैसे किया? बट या यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री डेफिनेटली। क्योंकि बचपन में मैंने कई नाम सुना है, राइट, रेडियो, टीवी में दूसरे शोज के, उनके ऊपर फिल्म के टाइटल भी बने थे। करेक्ट। उधर से हर मुश्किल पार करते हुए आईपीओ लेवल तक आना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन क्लेम दिस इज द फर्स्ट। फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, यानी एग्जैक्टली, इस आईपीओ के कैटेगरी लिए। में, इस इंडस्ट्री में हम ही हैं जो फर्स्ट आईपीओ तक अमेजिंग, लेकर गए। अमेजिंग या सर। अब असली कहानी की बात करते हैं हाँ, कि राइट, कैसे शुरू हुआ ये सब। बिकॉज योर फैमिली बिजनेस इज स्पाइसेस एंड यू कीप सेइंग कि बिजनेस पसंद आए ना आए, उसका राइट। अनुभव पसंद आया। इफ यू कैन टॉक अबाउट ऑल दोस, इफ यू कैन डिकोड। टू स्टार्ट विथ, बेसिकली मैं विजयवाड़ा से हूँ। मेरी फैमिली, जहाँ मैं बड़ा हुआ, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब विजयवाड़ा में, और एमबीए मैंने पुणे से किया था। और मेरी फैमिली, जैसे मेरे फादर और मेरे प्रीवियस जनरेशन्स जो भी थे, वो स्पाइसेस में होलसेल रिटेल का ट्रेडिंग करते थे। आज तो विजयवाड़ा के सारे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन 40-50 years बैक, यू नो, विजयवाड़ा वाज द हब फॉर ट्रेडिंग, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग, एंड इट्स अ नोन फैक्ट। लेकिन अब हैदराबाद में सब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप होके सब चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम पे विजयवाड़ा सारे ट्रेडिंग्स के लिए एक हब की तरह था। लाइक एनीबडी, एनी बिजनेस फैमिली, हम भी वही बिजनेस में थे। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि एज ए बिजनेस फैमिली, 4th, 5th या 6th ग्रेड से ही जैसे स्कूल खत्म हो जाता है तो खेलना कूदना कुछ नहीं, सीधा ले जाकर मुझे दुकान पे ओह। बिठा देते थे और फिर रगड़ना शुरू, यानी ट्रेनिंग। तो दुकान पे मेरा ये काम था कि मैं कैश काउंट करता था। अब तो कैश काउंटिंग मशीन है, लेकिन तब तो कुछ नहीं था। नहीं है। कैश काउंट करना, मैं 7-8 तरीकों से कैश काउंट करता था, अब तो आदत छूट गई है। अच्छा, तरह तरह सब के मिला के। टेक्निक्स होते थे, ओके। हमें तरह तरह के टेक्निक्स सिखाते थे कैश काउंट करने के लिए। हाँ। और उसके बाद जो, ये शायद आपको याद होगा, जो टेलीफोन बुक, जिसको येलो पेजेस कहते थे ना, तो वो बुक देकर मुझे उस टेलीफोन नंबर्स को ऐड करने के लिए बोलते थे बगैर कैलकुलेटर के। ओह, सो एडिशंस Exercise. करवाते थे। हाँ, Exercise हाँ, की तरह। हाँ, यानी ब्रेन को और भी शार्प करने के लिए, क्योंकि काउंटर पे बैठ के योर कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी फास्ट। नाइस। सो वो एक था। उसके बाद मेरे हाथों अकाउंट्स लिखवाना और इनकम टैक्स फाइल करवाना, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स, ये सारा अकाउंटिंग का काम मुझसे करवाया उन्होंने। तो वही सब टुडे दैट इज़ माई फाउंडेशन। क्योंकि जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ तो फंडामेंटल्स, ऑफ कोर्स आई मे नॉट कंपेयर माई सेल्फ विथ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक यू गाइस, बट हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए और बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं फैमिली बिजनेस में वापस आ गया। जैसे वापस आ गया, मैं कुछ ही दिनों में समझ गया था कि
ये मेरे खेल का मैदान नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि स्केल अप नहीं होता है क्योंकि ट्रेडिंग है, लॉट ऑफ कंपटीशन है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी चीज़ आपको सिस्टमेटिक नहीं है। तो तभी मुझे रियलाइजेशन हुआ, जैसे मुझे रियलाइजेशन हुआ आई वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि घर का बड़ा बेटा मैं। सो मेरे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे तो बिजनेस में ही रहना है। मेरे भाई बहन सब अमेरिका में ही थे, मेरे 3 भाई और 1 बहन सब अमेरिका में थे, मैं ही आखिरी था जो यहाँ से गया था। ओके। जब सब ऐसा था तो वही टाइम था जब हर्षद मेहता का बूम शुरू हुआ। ओह! ओके। जैसे ही हर्षद मेहता का बूम शुरू हुआ तो स्पेशली विजयवाड़ा में जो धंधा करने वाले थे सारे धंधे छोड़ के स्टॉक मार्केट पे कूद पड़े, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ उतना ऐसा ही बड़ा था। बूम आया था क्या? हाँ, आज के लिए 1 लाख, कल जाके 2, उसके बाद 3 लाख, क्योंकि तुम कुछ भी स्टॉक पकड़ो, कुछ भी करो, वो एक पैसा ही साइड से पैसा। बढ़ते ही जाता है, क्योंकि सब अपने धंधे बंद करके अपनी दुकान पे ताला लगा के। और विजयवाड़ा में उस टाइम एक अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज शुरू हो गया था वहां पर। वो अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाते थे उसे। फिर उसके अंदर स्टॉक ब्रोकर्स मेंबरशिप सब दिए थे उन्होंने, तो मैंने एक मेंबरशिप लेकर आई बिकेम ऑफिशियल स्टॉक ब्रोकर। ओहो! सो स्टॉक ब्रोकर बनने के बाद आई क्रिएटेड नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया। मेन उस टाइम पे जयपुर, राजकोट और हाँ, मुंबई, वहां से कई ऑपरेटर्स थे और ओह स्टॉक वाह! मार्केट वहीं से चलता था, जैसे आज आप भी वही जानते चल रहा हैं है। कि हाँ। अभी भी वहीं से चलता है। तो उन लोगों से मिलकर हमने इतना पैसा कमाया कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ओह! ये सब ऑन द बुक्स, राइट, राइट, राइट। एवरीथिंग ऑन द बुक्स। तो ऐसे अच्छे से चल रहा था। हाथ में नहीं आया ना। हाँ, तो ऐसे लगा था कि लाइफ पूरी एकदम सेट हो गई है। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, हर्षद मेहता स्कैम बाहर आया और हम लोग जीरो पे पहुंच गए। जीरो का मतलब ये हो गया कि हमें जिसे पैसे देना था उसने तो पैसे सारे वसूल कर लिए, लेकिन जो मुझे पैसे देने वाले थे वो सारे गायब हो गए। सो दे वैनिश्ड। सो मुझे घर से पैसे लेकर उन्हें देना इफ पड़ा। आई कैन आस्क, हाँ? कितना नुकसान हुआ सर? अब क्या बताऊं, एक 4-5 करोड़ का तो नुकसान हुआ था, कई साल 4-5 पहले था। करोड़? तो हमारे घर से पैसे लाने पड़े और हमारा प्रॉफिट था वो तो गया, और उल्टा हमें नुकसान भरना पड़ा पैसे देकर। ये हालत थी। सो जो सब नुकसान होने के बाद अब बैक टू बिजनेस आ गए थे, और बिजनेस शुरू करने के बाद उसी के बारे में सोचते हुए, दुखी होते हुए, मेहनत करते हुए, पता नहीं कुछ सरवाइव हो रहे थे हम। राइट। सो फ्रस्ट्रेशन तो डेली था, और एक एजिटेशन भी था कि नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे आपको स्पेशली बताना है मेरे वाइफ के बारे में। शी वाह! इज माई ग्रेटेस्ट पिलर। तब तक आपकी शादी हो हाँ, गई थी? मेरी शादी हुई थी और 2 बच्चे भी थे। वो मेरी फ्रेंड, हाई स्कूल स्वीट हार्ट और मेरी ओह! बीवी, और वो मेरी 2 खूबसूरत बच्चों की माँ, अमेजिंग सर। मेरी बिजनेस पार्टनर, एंड एट टाइम्स शी इज माई गाइड, माई मेंटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि शी इज माई ग्रेटेस्ट क्रिटिक, क्योंकि जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो हमेशा उसमें गलतियां ढूंढती है। वाह! सो शी वॉज माई बैकबोन, आई मीन शी इज माई बैकबोन, मतलब आज भी जो भी काम करता हूँ। सो हम जब बात कर रहे थे इसके बारे में, उन्होंने कहा था कि इतनी मेहनत कर रहे हो, ये प्राइम टाइम है मेहनत करने के लिए, सो व्हाई डोंट यू ट्राई वेंचरिंग आउट अदर देन इंडिया। अगर करीब में देखा जाए तो दुबई उस टाइम पे इट वाज बूमिंग, तो व्हाई डोंट यू ट्राई, क्योंकि बहुत सारे या राइट। सक्सेसफुल स्टोरीज थे, आसपास के लोग कहीं गए वहाँ पे पैसा कमाया, सेटल हो गए। सो व्हाई डोंट यू ट्राई, व्हाई डोंट यू सीरियसली ट्राई। जब उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था कि क्या तुम फिर बच्चों के साथ अकेले रह सकती हो यहाँ पर? तो उन्होंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ और जीत कर आओ। और जैसे सर। हुआ तो पेरेंट्स को कन्विंस करके मैं दुबई चला गया। जैसे ही दुबई पहुंचा मैंने ये देखा कि इकोनॉमी वाज बूमिंग, लेकिन जॉब मार्केट बहुत टाइट था। मतलब वहाँ हाँ, पर? एक जॉब के लिए 100 लोग खड़े थे। मतलब मेरे जैसे कई लोग आए हुए थे हाँ, वहाँ पर। बिल्कुल। मतलब इकोनॉमी तब तो से ही बहुत शुरू हो अच्छा गया था, था। लेकिन तभी तो शुरुआत हो रही थी। हाँ, इसका मतलब ये है कि 100 या फिर 30 या फिर 50 इंटरव्यू देने के बाद एक जॉब लगता था, और वहाँ पे कई दोस्त भी बने थे मेरे इस प्रोसेस में। मैंने एक 10-12 इंटरव्यूज दिए थे, सारे इंटरव्यूज में सक्सेस और अपॉइंटमेंट लेटर्स भी मिल गए। अरे तो सुपर। मेरे दोस्त लोग कहने लगे, अरे भाई तू तो सुपर है, तेरी तो जॉब लग गई दुबई में, क्या बात है। हाँ, ओके। सो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बिना मेरे फैमिली ने मैं पहली बार दुनिया को इंट्रोड्यूस हुआ। वाह! दैट इज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस एंड आई रियली लव्ड इट। वो कॉन्फिडेंस। सो जॉब मिलने के बाद मेरा टाइटल था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। टाइटल तो बहुत तगड़ा है, लेकिन काम तो पूरा मजदूरों वाला करवा देते, ये उठा वो ओह! उठा, पता नहीं क्या क्या। सो जैसे ही 7-8 महीने हुए तब मैं रियलाइज कर रहा था कि मैं कौन सी जिंदगी जी रहा था, यहाँ क्या काम कर रहा हूँ, मैं किस काम के लिए आया था, व्हाट इज इट आई एम ट्राइंग टू डू एंड वेयर इज द ग्रोथ। सोचा अगर मैं बस यही करता रहा तो आने वाले 5-10 साल में मेरा क्या होगा। सो यही सब सोचते हुए मेरे दिल में फिर से हड़बड़ी शुरू हुई। आपने बिजनेस में स्केल अप देखा हाँ, तो यहाँ जिंदगी तो में किसी ना किसी चीज से तो शुरुआत जी, करनी पड़ेगी, तो मेरी शुरुआत तो ऐसे हुई। शुरू करने के बाद एक बार फिर आप पलट के देखते हैं तब एहसास होता है।
कि Nice. व्हाट इज दैट यू आर ट्राइंग टू डू। Oh. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई एम द लास्ट वन इन माई फैमिली हु हैज़ गॉन टू अमेरिका, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई और बाकी सब वहीं थे, वो वहाँ वेल एस्टैब्लिश थे, मतलब Okay, पढ़ाई okay. करके वहीं सेटल हो गए सब। तब मेरे भाई से बात हुई थी, मेरा छोटा भाई, उसका नाम मोहन है। तब बात करते हुए उसने कहा था कि अरे क्या तो कर आप रहा है दुबई वहाँ में पे? ही थे? हाँ, तब मैं दुबई दुबई में। में था, तभी उससे और वो बात हो रही यूएस थी। में? हाँ, बात कर रहा था, कम्युनिकेशन तो होती है ना हाँ, सिबलिंग्स बिल्कुल। के बीच। तो मुझसे कह रहा था कि यार क्यों वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर है और Y2K चल रहा है और SAP का भी बहुत बूम चल रहा है इधर, तो बस आ जा इधर, वो कोर्स कंप्लीट करके यहाँ पर आ जा। मैंने कहा था आने को तो आ जाऊँ, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, मैं क्या करूँगा। Right. और जैसे उसने कहा तो हमने वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लिया था, तो वहाँ से रिजाइन करके सबको बाय बाय कहने लगा मैं। तो किसी को समझ में नहीं आया, बोल रहे थे कि हम सब यहाँ जॉब के लिए रो रहे थे और तू जॉब छोड़ के यहाँ से जा रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, फिर से मिलते हैं, सबको बाय बाय। और मैं वापस आते हुए विजयवाड़ा नहीं गया, हैदराबाद पहुंच गया। ओके। हैदराबाद में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पीछे एक सिंगल बेडरूम, 6x6 बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम ओके। मैंने रेंट पे लिया। लेने के बाद वहीं करीब में एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था दोस्त अमीरपेट का, में? अमीरपेट नहीं, अमीरपेट। वहाँ वो रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स ओके, में। ओके। तो मेरा दोस्त वहाँ पे यूएस में SAP करके यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट लगाया था, उसके साथ मेरी अच्छी डील हुई थी, बार्गेनिंग करके फीस के बारे में सब तो बार्गेनिंग ओके। करके सो फिर कोर्स में सब कुछ सीखना शुरू हुआ। दिन में 18 से 19 घंटे इंस्टीट्यूट में ही रहता था ट्रेनिंग के लिए। ओह वाओ! मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, आई डोंट नो एनीथिंग। लगभग 8 महीने सिर्फ एक टाइम का खाना खाता था और मुश्किल से 3-4 घंटों की नींद पूरी होती थी। अगर नींद आ गई तो इंस्टीट्यूट में 1 घंटा और सो जाता था। ओके। तो मतलब वो अंदर से एक आग थी कि हमें सीखना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, तो अब क्या करना है। तो मैंने 8 महीने सीखा था स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जैसे ही 8 महीने हुए, आई एम एट पार विथ एनी प्रोफेशनल प्रोग्रामर। वाओ! मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनका लॉजिक और उनका एनालिटिकल पावर उनका अलग है, राइट। तो मैं उनके बराबर हो गया। एंड देन दैट गिव मी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। हुँ। और उसके बाद वीज़ा के लिए जो सारे झंझट होते हैं वो एक अलग लंबी कहानी है, लेकिन वीज़ा तो मिल गया। हुँ। अमेरिकन वीज़ा, उसमें भी 2 बार वीज़ा रिजेक्ट होना, डॉक्यूमेंट्स का झमेला, और उस समय ये था कि नागार्जुन यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड था। ओह! सारे डुप्लीकेट लगाते थे, इसलिए वेरिफिकेशन होती थी। हम तो विजयवाड़ा के थे ना, तो हमारा नागार्जुन यूनिवर्सिटी था, हम लायोला ओके। कॉलेज से थे। तो बहुत हाँ। मेहनत करने के बाद, बहुत सारे प्रूफ्स दिखाने के बाद, जैसे तैसे करके हमारा वीज़ा मिल गया। और जैसे यूएस पहुंचे तो वहां पर 1 घंटे के लिए 100 या फिर $120 का एक जॉब मिल गया। ओह वाह! 1 घंटे के लिए $120, यानी दैट वाज लाइक नेवर सीन नेवर बिफोर। किसी को समझ में नहीं आया कुछ। मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे, बहुत सारे दोस्त भी थे, और कई तो बड़े डॉक्टर्स भी थे और एस्टैब्लिश्ड लोग भी थे, लेकिन नोबडी हैज सीन दिस काइंड ऑफ ऑफ कोर्स। नंबर। हाँ। सो दैट वाज द स्टार्टिंग, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तब $120 मतलब या मैं बात कर रहा था तकरीबन 25-30 वाह! या फिर 25 साल के पहले की बात है ये। वाह, वाह! उस टाइम पे $120 मतलब आज के तो 500 या फिर वाह! $600 होंगे आराम से, अगर आप कैलकुलेट ऑफ करेंगे कोर्स तो। हाँ। सो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड मैं जॉब के साथ साथ तरह तरह के बिजनेस कर रहा था। वहीं पर? हाँ, यूएस में मैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगाया था, और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में कंपनी लगा के बहुत सारे लोगों के यहाँ से जॉब के लिए इधर ले जाता था। इन सब बिजनेसों के साथ साथ वन ऑफ द बिजनेस वी डिड वाज सारी बिजनेस। अगेन ये मेरी वाइफ की प्रेरणा थी। ओह! तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि उस टाइम पे कि आजकल तो बहुत सारे लोग 3-4 महीनों में वापस आ रहे हैं, हुँ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों का 6-7 जी, जी। साल में एक बार 2 बार आना जाना था बस, बिल्कुल। एंड पीपल वर एक डिफरेंट माइंडसेट था। ट्रैवल भी उतना आसान क्योंकि नहीं उस था। टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लोग ऑनलाइन नहीं देख सकते थे, और साड़ियों के लिए बहुत अच्छा डिमांड था। सो फर्स्ट बैच साड़ियाँ मंगाए थे ओके। और 24 घंटे में सब बिक गए। वाह! तो ये पहली बार था। पहले राउंड में? हाँ, पहली क्या बार बात है था, सर। तो हमने कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया था। सिर्फ हमने हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को बताया था कि साड़ियाँ हमने सेल पे लगाया, अगर चाहिए तो आके खरीद लेना। तो 24 घंटों में सब बिक गए। वाह! अरे तब मैं अच्छे से समझ गया था कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो डॉक्टर जी उनका जो एग्जाम्पल था, और बाकी सारी चीज़ें मैंने मिला के अब ये सोच लिया था कि दिस इज द गेम एंड दिस इज द बिजनेस आई वांट टू बी इन। तो सारे फैमिली मेंबर्स को बिठा के मैंने ये बात बताया कि मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। तो सबका उन्होंने माइंड पूछा ब्लॉक हो था गया कि शायद। क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो जब उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि मैं साड़ी का बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये साड़ी का बिजनेस तो छोटा मोटा होता है, घर पे रह के कुछ साड़ियाँ बेच ले, लेकिन पूरी करियर तुम कैसे बना सकते हो इसको। आई थिंक यू हैव टू रिविजिट योर, मतलब सोच लो एक बार।
तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे जो भी जितना भी आ रहा है 10% का प्रॉफिट मुझे होगा। मैं यही समझाने जा रहा था उन्हें। अगर हाइपोथेटिकली मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो 1 करोड़ पे मैं 10 लाख आसानी से कमाऊंगा इंडिया में। तो ये सुनते ही सबसे पहले उन्होंने अजीब से देखा, उसके बाद फिर गुस्सा किया, फिर वो लोग हंसने लगे कि तेरी किस्मत ही अगर खराब है तो हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, तुझे अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो तेरी मर्जी। But our doors are always open for you if at all you have decided to come back. Everybody, like they supported me ultimately. और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं इंडिया वापस जाऊं और फिर इंडिया लौट के कुछ ना कुछ हासिल करने की आग मुझ में ज़रूर थी अमेरिका जाने के बाद, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट आई वॉज अ फॉरनर देयर. इट इज़ नॉट माई कंट्री. ऑफ कोर्स इट गेव मी एवरीथिंग. वॉट आई एम टुडे, द सीड इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट. मुझे बहुत पसंद है अमेरिका, पर मुझे हमेशा वापस आकर कुछ हासिल करने की भूख थी. मेरी जॉब और बिजनेस में काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों से मिलता था और उनसे बात करके मुझे ये एहसास हुआ कि देर विल बी ए रिटेल एक्सप्लोजन इन अर्ली 2000s इन इंडिया. दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो सब इंडिया में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे थे. दे आर सीइंग हाउ दैट ग्रोथ इज हैपनिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सब देखकर मुझे लगा कि इंडिया जाने का यही सही टाइम है. तो वापस आने के बाद अगर रिटेल में कुछ करना है तो देर आर 100 डिफरेंट वर्टिकल्स एंड देर आर सो मेनी वर्टिकल्स विच आर डोमिनेटेड बाई डीप पॉकेट लार्ज कॉर्पोरेट्स. यानी बड़े लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले बहुत है और हम कहाँ उनसे कॉम्पीट करेंगे. और जब मैं ये सब सोच रहा था तो यही टाइम था जब मुझे लिंक मिला, मतलब साड़ियाँ ये सब कुछ. तो गॉड मुझे ही इज टेलिंग समथिंग. तो उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था. तो ये जो साड़ियों का बिजनेस जो है, इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. इट्स लाइक ए गोल्ड माइन. जैसे मैंने पहले कहा था कि सिर्फ 3-4 महीने साल में जो साड़ियाँ पहनते हैं वहाँ पे इतना बिजनेस है, तो 365 डेज जो साड़ियाँ पहनते हैं जहाँ वहाँ कितना बिजनेस हो सकता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स टोटली अनऑर्गेनाइज्ड, डिसओरिएंटेड, अनऑर्गेनाइज्ड, एक फ्रैगमेंटेड बिजनेस है. मेरा मतलब ये है कि उस टाइम पे कोई भी एक लार्ज कॉर्पोरेट या फिर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इस फील्ड में नहीं था. आई मीन दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज. सच पूछो तो जीएसटी के पहले तक नो बडी हैड एन आइडिया अबाउट द पोटेंशियल ऑफ एन इंडियन वुमेन सेंट्रिक एथनिक बिजनेस. द पोटेंशियल कितने करोड़ों का मामला है किसी को समझ नहीं आया. जीएसटी के आने के बाद अभी नंबर्स देख रहे हैं, वो भी आज भी सिर्फ 30% ऑर्गेनाइज्ड है और 70% अनऑर्गेनाइज्ड है. और उसमें 50,000 करोड़ दिख रहे हैं. हाँ, ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हैं सारे के सारे जेन्युइन नंबर्स हैं. राइट. ह्यूज नंबर्स है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट फॉल इनटू दिस कैटेगरी एट ऑल. इस ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में में बैठकर बेचने वाले भी बहुत है ना, और गली गली में भी Exactly. काफी मिलेंगे. सो जब मैंने इसके बारे में सोचा था कि हाँ, मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि अब मुझे यही बिजनेस करना है, लेकिन अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. आप 200 साड़ी लेके बेचेंगे तो बिजनेस कैसे हो सकता है. ऑफ कोर्स. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. तो मेरे बचपन से कई सारे दोस्त हैं जो विजयवाड़ा से है. आई मीन फॉर वेरियस रीजंस, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स. अगर वो लोगों के बारे में बोलना है तो वो लोग तकरीबन 40 साल से बस यही बिजनेस में है. ओके. एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन विजयवाड़ा. तो मैंने उनसे कहा था कि तुम लोग विजयवाड़ा में बिजनेस करते हो, मुझे अब हैदराबाद में करना है, चलो सब मिलके हैदराबाद में बिजनेस करते हैं. स्टार्ट किया था. तो मैंने उनसे कहा था कि ये सब जो है ना बिजनेस मैं देख लूंगा, और उनके तरफ से बैकग्राउंड सपोर्ट भी था. और हैदराबाद में करने का प्लान नहीं था. ओके. सो आई एम वेरी गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग स्ट्रैटेजीज, बैक ऑफिस. क्योंकि मैं ये कई सालों से करता आ रहा हूँ तो मेरे लिए काम ईजी था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था. सो ये स्ट्रैटेजीज के बारे में भी सोचते हुए मुझे बहुत सारे अलग मेरे पास प्लान्स थे जो मुझे करने थे, क्योंकि अमेरिका में मैंने ये सब कुछ सीखा था. ये बड़े कॉर्पोरेट्स, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल, मोडस ऑपरेंडी, ये पूरे ऑब्जर्व करके नोट्स लिखकर कैसे करना है क्या है, अच्छी सी क्लैरिटी मिल गई. ओके. तो उस क्लैरिटी को नज़र में रखते हुए हम सब ने शुरू किया था. सोचा था वो 10 का था, लेकिन 100 रुपये से शुरुआत की थी. यानी 4-5 महीनों में 3 शोरूम लगाए थे हमने हैदराबाद में. हाँ, आमिरपेट में एक, पैटनी सेंटर में एक और दिलसुख नगर में एक, वो भी 1 साल के अंदर. ओके. सो हमने 10 रुपये का सोचा था लेकिन अब 100 रुपये का व्यापार कर रहे हैं. फायदा 1 रुपये का सोचा था लेकिन 10 रुपये मिल रहे क्या हैं. बात सो इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल. और इसके बाद जो मैं और मेरे दोस्त जो भी थे, हमारे मेच्योरिटी लेवल्स की वजह से देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लूजली फ्रेम्ड. मैं और मेरे दोस्तों को कुछ समझ में आ नहीं रहा था और मुझे भी उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था. सो उसकी वजह से लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड कम्युनिकेशन गैप आ गया हमारे बीच में, और एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डेडलॉक हो गया. ओह, इज इट? और जैसे ही सिर्फ एक डेडलॉक साल हो में? गया, हाँ 2 2 ईयर्स years. में. ओके. सो डेडलॉक होने के 6 महीनों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं क्या करने आया था और ये झमेला क्या है. तो मैंने कहा था कि सॉर्ट आउट करते हैं, आप आपकी ज़िंदगी जियो और मैं मेरी ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि हमने सॉर्ट आउट कर लिया था. मतलब Sorry. amicably.
हाँ, पहले तो थोड़ा झंझट था लेकिन नो बट नाउ वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स। अमेजिंग सर, ओके, एक्सक्यूज मी। श्योर सर। सो 2005 में अलग होके पहला शोरूम आमिरपेट में 3000 स्क्वायर फीट से शुरू किया, कला मंदिर ब्रांड से। ओके, तो पहले ये ब्रांड नहीं था, उनके ब्रांड के नाम से ही चल हाँ, रहा था? उनके नाम पर ही चल रहा था लेकिन मैंने कला मंदिर के नाम से ब्रांड शुरू ओके। किया। और जैसे शुरू किया, शुरुआत हमने 50 एम्प्लॉयज़ के साथ किया। लेकिन मेरे विजन के हिसाब से जो 50 एम्प्लॉयज़ थे, उसके अलावा मैंने 30 एम्प्लॉयज़ को अलग से रखा था। यानी बैक हैंड, हाँ, बैक ऑफिस के लिए। ओके। तब तक सिर्फ ऐसा ही था कि सिर्फ शोरूम ही सब कुछ चलाता था। तो ये हाँ। बैक ऑफिस या कॉन्सेप्ट ये सब कुछ मार्केट में नहीं था, वही तो। सब ऐसे ही चलाते थे। तो मैंने बैक ऑफिस एस्टैब्लिश करके अकाउंट्स सिस्टम और ये सब कुछ प्रोसेस करने के लिए जब मैंने 30 लोगों को रिक्रूट किया था, तो मेरे दोस्त, फैमिली वाले, वेंडर्स, वीवर्स, वेल विशर्स सब ने कहा कि भाई तू अमेरिका से आया है, तेरे आगे 50 लोग, पीछे 30 लोग, तू धंधा क्या करेगा भाई, तेरी पूरी कमाई खर्चे में ही निकल जाएगी। ये सब जब आपने अपना पहला स्टोर पहला स्टोर, पहले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। पाह पाह, और इसके बारे में जो भी बोल रहे थे मैंने विनम्रता के साथ कहा कि ठीक है, और जो मुझे करना था मैंने वो किया। आज वही 50 एम्प्लॉयज 6000 प्लस एम्प्लॉयज हुए। वो 3000 स्क्वायर फीट आज 6 लाख स्क्वायर फीट की रिटेल एरिया हुई। एक ब्रांड 4 ब्रांड बन गए, एक शोरूम 63 शोरूम्स हुए। और हैदराबाद के अलावा लगभग 4-5 स्टेट्स में एक 14-15 शहरों में व्यापार कर रहे हैं। नाइस। जहाँ तक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो मैंने परसीव किया था, मतलब जो मार्केट में बाकी लोगों ने जो देखा था इस बिजनेस में, मैंने कुछ अलग नहीं किया। ये बिजनेस कई हजारों सालों से चल रहा है। ऐसी बिजनेस कुछ मुझसे शुरू नहीं हुई है। राइट, ये साड़ी जो है बहुत ये पुराना अभी से tradition नहीं, है। कई हजारों सालों से है ये साड़ी। इतने हजारों सालों से भी बिजनेस रह के स्केल नहीं हो पा रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? अगर देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस। सो मैं आई वांट टू एड्रेस, मैंने अमेरिका में सीखा ये है कि जो इंडिया से बहुत अलग है, उधर सिस्टम ड्राइव्स पीपल एंड प्रोसेस, अच्छा, हाँ। और इधर पीपल ड्राइव एवरीथिंग। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो जब तक एक इंसान होता है तब तक पूरा ठीक ठाक होता है, और जब भी कोई एक रीजन की वजह से कोई एक इंसान चला जाता है तो पूरा एम्पायर विल फॉल डाउन। राइट, By learning and by understanding this, I don't want to repeat that mistake what others are doing. इसलिए पहले से ही मैं systems हो, process हो, या फिर own software, या फिर team building, this was more than business for me, the entire effort. Today, अगर आप मुझे कोई साड़ी दिखाएंगे तो उस साड़ी के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। मुझे I never believed. the person running such kind of an empire and ये कह रहे हैं इन्हें साड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब what I am trying to tell here is, you don't have to be the master of Right. everything. You should know as an entrepreneur and as a leader. You should be, आपके पास एक विजन होना चाहिए, Okay. आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और सबको अपनी विजन और स्ट्रैटेजी के साथ चलाने की एक कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये सिस्टम और ये पॉलिसीज सब फ्रेम करके जी। चलाना इज द नेम ऑफ द गेम। साड़ी क्या है सर, पहले तो बड़ा सीक्रेट था, पर आज भी अगर आप भी जाके पूछेंगे तो बताएंगे आपको सूरत में मिलेंगे, धर्मवरम में साड़ी मिलेगी, कंची में मिलेंगे और बनारस में मिलेगी। मतलब आप ला सकते हैं और बेच सकते हैं। देखिए, बेचना और खरीदना इट्स नॉट ए बिग डील। तो हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और हम उसी चीज को बहुत लंबा कैसे चला सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी देखना इज नेम ऑफ द गेम। सो दैट इज इट। अमेजिंग, ग्रेट इंस्पिरेशन सर। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको अप्रिशिएट कर सकूँ। ग्रेट इंस्पिरेशन। आपने इससे पहले बताया था कि 0 टू प्रोफेशनल कोडिंग हो या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया हो। आपके प्रोफाइल में मुझे एक चीज़ बहुत इंस्पायरिंग लगी, लाइक यू आर मेंशनिंग अबाउट द प्रोसेसेस एंड ऑल ना। आपने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है, सुना है दैट इटसेल्फ इज रुपीज 4000 crores वैल्यूएशन। वेल, लेट्स नॉट पुट दैट नंबर इनटू द प्लेस। मतलब जो मैंने पढ़ा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का वैल्यूएशन उतने करोड़ों का है। इट्स अमेजिंग सो सर। जब हमने शुरू किया था, एक्चुअली इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। इवन टुडे, आज के दिन भी इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। सो देर इज़ नो नॉन सॉफ्टवेयर, मतलब एक सॉफ्टवेयर ऐसा जो 360 डिग्रीज में बिजनेस कंट्रोल, डेटा एनालिसिस के लिए नहीं है। हमको पेरोल के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, अकाउंट्स के लिए एक अलग, पॉइंट ऑफ सेल के लिए एक अलग, इन्वेंट्री के लिए अलग। रोज़ 12-13 घंटा धंधा करने के बाद फिर ये सिस्टम पे बैठकर ये कौन सा ठीक है, कौन सा अलग है, ये तो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैंने पहले ही आइडेंटिफाई किया था, सॉफ्टवेयर तो है, 1-2 सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें क्या होता है, they'll try to push you to run your business along their process. जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर के जो वर्क फ्लो में आपको पुश करते हैं।
पर हमारा बिजनेस और दूसरों का बिजनेस का कोई लिंक ही नहीं है ना। देखिए, सबका बिजनेस अलग है, उनके पॉलिसीज अलग है और सब कुछ अलग होता है। राइट सर। वैसे भी मुझे वास्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और एसएपी अमेरिका के लिए मैंने काम किया Right. था। सो इस वास्ट एक्सपीरियंस में अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएंगे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो अपनी पूरी जायदाद बेचनी पड़ेगी, ये बात तो सबको पता है। हम खुद का टीम लगाएंगे, मे बी इट माइट टेक टाइम बट वी विल बी देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। टुडे आई कैन कॉन्फिडेंटली एंड प्राउडली से वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया इन दिस इंडस्ट्री हु रन्स ऑन एन इंडिजिनस सॉफ्टवेयर एंड टू एंड। एक साड़ी अगर अंदर आती है या फिर बाहर जाती है, 1 रुपया अंदर आता है या फिर बाहर जाता है, एवरी सिंगल थिंग इज थ्रू सिस्टम। सुपर। It's 100% controlled, 100% transparent. We have different teams monitoring data at different levels. So we have different, checks and balances to make sure the things are working the way we want it. अमेजिंग सर। सर आप कह रहे थे 4 ब्रांड्स, मतलब साइज सिल्क्स के अंदर 4 ब्रांड। हर ब्रांड के बारे में मैंने एक कहानी सुनी। Right. सो इफ वी कैन टॉक अबाउट दैट, आपने क्यों इतने ब्रांड लगाए, इसकी खासियत क्या है, द लॉजिकल थॉट प्रोसेस बिहाइंड Yeah. So उससे पहले मैं Please. आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा फैशन ओरिएंटेड था। आई Okay. लव टू बी फैशनेबल। मैं कोई भी कंट्री जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ, वहाँ शॉप्स में जाना और Okay. फैशन को समझना, हाउ दिस इज़ वर्किंग, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ऐसा माइंडसेट तो नहीं होता था कि आगे हम जाएंगे कुछ शोरूम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये चीज़ तो मेरे डीएनए में ही था। तो ऐसा होता था कि अगर कभी मैं कॉलेज नहीं जाता था तो मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि क्या तेरे पास नए कपड़े नहीं है कॉलेज जाने के लिए। तो अगर नए कपड़े नहीं होते तो मैं कॉलेज नहीं जाता था। ओहो। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि मैं वो फैशन सेंस को मैं कितना सीरियसली लेता था। ओके। तो इन चीज़ों के वजह से मुझे पहले से ही पता चल गया था कि प्रोडक्ट अगर बेचना है तो ये सिर्फ साड़ी बेचना नहीं है, वी हैव टू सेल द एक्सपीरियंस। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, मे बी एक 20 या 25 साल पहले की बात है, काफ़ी टाइम हो गया। सो 25 साल पहले ही तभी ये कॉरपोरेट वे ऑफ रिटेल शुरू हुआ था। उससे पहले सब अनऑर्गेनाइज था। ये होलसेल या फिर सेमी होलसेल दुकान में जाना या फिर खरीदना, ऑर्गेनाइज्ड होते हुए भी अनऑर्गेनाइज्ड थे वो लोग। सो हमने कला मंदिर को भी एक कॉरपोरेट वे में ही शुरू किया था। कहीं ना कहीं शुरू करना है तो इसलिए मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए शुरू किया था। उसी में हम शादी के कपड़े बेचते थे, डेली वेयर भी बेचते थे, प्रीमियम वेयर भी बेचते थे और सब वहीं बेचते थे। सो एज आई वॉज वॉकिंग बाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर वेरी स्ट्रांग विद द सिस्टम्स। मुझे डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट किसी और को पता नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे डेटा पढ़ना समझना बहुत अच्छे से आता है। और क्योंकि आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स समझ माई गया। बेसिक थिंग, इंस्टिंक्ट। तो मैं समझ गया था कि दुनिया बदल रही है और हमें प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बेचना है। एक 6 साल वो डेटा एनालिसिस करने के बाद, मतलब ये कस्टमर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, हम क्या बेच रहे हैं, हम कौन से टाइम पे बेच रहे हैं, सब देखने के बाद हम ये समझे कि अलग अलग सेट ऑफ पीपल के लिए अलग अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फास्ट फैशन के लिए एक टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए एंड कंटेम्प्रेरी हाई एंड फैशन खरीदने वालों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, और जो खासकर शादियों के लिए जो कपड़े खरीदते हैं उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, और आखिर में डेली वेयर के लिए एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए। अगर और भी बताना है तो थोड़े कस्टमर्स जहाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ जाके खरीदना पसंद करते हैं। ओके। और थोड़े लोगों के लिए मेरे आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, मुझे फुल प्राइवेसी चाहिए, मुझे पैम्परिंग चाहिए और जितनी देर मैं हूँ मुझे फुल अटेंशन चाहिए, 2-3 सेल्समैन चाहिए और मुझे जो चाहिए दिखाना चाहिए। राइट। और थोड़े लोगों का ये होता है कि हम 10-20 लोग इकट्ठा होंगे एक जगह और हम साड़ियाँ शॉपिंग करेंगे, ऐसी जगह चाहिए। तो ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने ये सोचा दी नेक्स्ट बिग थिंग ये होना चाहिए कि 2 नए ब्रांड्स चाहिए, 2 अलग नए फॉर्मेट में। ये डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि आई मीन लाइक कल्चर इज चेंजिंग, प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग। सो इसलिए सबसे पहला मंदिर। फर्स्ट, आफ्टर 6 years ऑफ लर्निंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रॉम 2005 to 2011, जो भी हमने सीखा, जो भी हमने जाना, फर्स्ट मंदिर हमने ये लगाया बहुत था। प्रीमियम है ना सर? वेरी प्रीमियम, एंड ट्रीटमेंट भी बहुत अलग है वहाँ पर, और वहाँ पर प्रोडक्ट भी बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट लगाया था हमने। उसके साथ टाइम पे ये हुआ था कि हर एक शादी, वो छोटा हो या बड़ा, कंची तो जाना ही है। अगर शादी की साड़ी लेना है तो कंची जाना है। मैंने सोचा कि ये कंची क्यों जा रहा है, ऐसा कंची में क्या खास है।
कुछ तो खास होगा, वरना जमाने से लोग इतनी दूर सफर करके क्यों जाएंगे? हाँ, मतलब इट्स नॉट इजी। अगर कंची जाना है, अपने हैदराबाद से हो या फिर आंध्रा से हो, मतलब यहाँ से जाना इट्स यस, नॉट यस। इजी, इट्स अ प्रोजेक्ट, सबके लिए एक टास्क है, एक चैलेंज है। सो मैं जानना चाहता था कि ये कंची में क्या हो रहा है, तो मैंने 1.5 महीना वहाँ बिताया। अच्छा, 1.5 महीना वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस तो चल रहा था क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड में था। मैं शुरू से ही ऑटो पायलट मोड में बिलीव करता था। मेरे रहने से ही बिज़नेस चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो नहीं चलेगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था। प्रोसेस पूरा सेट हो गया। राइट। सो 1.5 महीना वहाँ रहने के बाद हर एक शॉप में गया और हर एक वीवर से मिला। वहाँ आने वाले कस्टमरों से मैंने बात किया था। रेस्टोरेंट में बैठ के कस्टमर्स जो बात करते थे वो बातें सुनता था। सो आई कलेक्टेड माई एंटायर डेटा और मैं समझ गया था कि इनको क्या चाहिए, और उनको क्या चाहिए होता सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। सो ये डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें कहीं और नहीं, पहले कंची में ही लगाना है, राइट। और ओह! कंची से ही हमारी जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए। कंची के सिटी सेंटर में कांचीपुरम वरमहालक्ष्मी सिल्क्स की शुरुआत राइट। की, और इंस्टेंट यहाँ मंदिर इंस्टेंट सक्सेस हुआ था, और यहाँ कांचीपुरम वरमहालक्ष्मी सिल्क्स इंस्टेंट सक्सेस हुआ था। क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है किसी ने रात में ख्वाब में बताया कि ऐसा करना चाहिए, नहीं, ये सारी चीजें रिसर्च पे यस, डिपेंडेंट राइट, है। राइट। वी हैव एन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सटेंसिव डेटा बिहाइंड ऑल दिस, देयर इज ए साइंस। मेरे लिए ये बिजनेस जो है, इट्स नॉट अ मैथ, इट इज साइंस। मतलब साइंस का मतलब ये हुआ कि क्यों, कब, कैसे। अगर एक साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं तो सारा डेटा पढ़ के उसको डिफरेंट एनालिसिस करके और डिफरेंट तरीके में एक्सपेरिमेंट करते हुए सक्सेस रेट को मेजर करते हुए उसके फॉर्मूला को फ्रीज करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ये देखो, टॉप लाइन या बॉटम लाइन ये तो कोई भी बता सकता है, साड़ी बेचना, प्रॉफिट लेना, लेकिन वो नहीं है। असली बात तो बीचों बीच में है। इस चीज को क्रैक करना मैं चाहिए। सरप्राइज़ हूँ कि आप जैसे लोग डेटा के ऊपर इतना स्ट्रेस करके बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि आई एट्रीब्यूट दैट टू माई सॉफ्टवेयर वाह! बैकग्राउंड सुपर अगेन। सर। सो बेसिकली इतना सीखने के बाद जो हमने लगाया था, तो देर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। एक और बात यह है कि मुझे तब भी और अब भी, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा। अगर क्लैरिटी मिल गई तो एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। आई मीन दैट्स हाउ आई ट्राई टू डू इट। अमेज़िंग सर। मतलब अगर क्लैरिटी मिल गई तो ब्रेक नेक स्पीड होगी, इतनी जल्दी निकल जाएंगे किसी को समझ में भी नहीं आएगा। एंड यानी दैट्स हाउ वी ऑपरेटेड एंड यस, इट वाज ए वेरी सक्सेसफुल फार्मूला। राइट। और ये ओपन करने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, और दो को भी बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया, और उसके बाद फिर और एक 6 साल, यानी 2011 से 2017 तक आ गए, और सारी चीज़ें फॉर्मेट जो है ना कंट्रोल में आ चुके थे। एवरीथिंग एवरीवेयर इज इन ऑटो पायलट। राइट। Then I understood this is the time to target the major section of this society, the major, हमारा मेन बिजनेस वाला एरिया, फास्ट फैशन एंड मास बिजनेस। राइट। तो हमने उसके बारे में सोचा था। सो सेम ओल्ड स्टोरी, रिसर्च। हाँ, सो 1,500 रुपये और 1,500 में खरीदने वालों के लिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, राइट। और हम कैसे दे सकते हैं। और मैं इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए पूरा इंडिया घूम चुका था, सारे मॉल्स, लेकिन मुझे इस तरह के एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं मिला था, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो मैंने ये किया था कि मेरे 2 इंटरनल मेंबर्स को और एक आर्किटेक्ट को लेकर हम दुनिया घूमने के लिए निकल गए थे। ओह! दुनिया का सफ़र यानी पहले दुबई गए। हाँ, हाँ। दुबई में 1 हफ्ता भर थे। ओके। दुबई के बाद फिर न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में शायद एक 3-4 दिन वहीं थे, और उसके बाद बेवर्ली हिल्स, रोडियो ड्राइव, वहाँ भी गए थे, और वहाँ से लॉस एंजलिस गए थे, और फिर वापस आते हुए लंदन भी। और ऐसे हर शहर में सुबह सुबह 7 बजे उठना है, नाश्ता करना है, और फिर शोरूम के गोल घूमना है और देखना है, देखो ये देखो ये कितना अच्छा है, इसकी ओहो! फ़ोटो ले, और यहाँ भी फ़ोटो ले। मतलब 3-4 बजे तक घूमते हुए बस यही काम है, फ़ोटोज़ लेना है, कलेक्शन करना है, डेटा कलेक्शन करते हुए। तो जैसे हम वापस आते थे 4 बजे, तो हमारे पूरे टीम मेंबर्स बैठते थे, जो आर्किटेक्ट्स होते थे वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स थे, 3D मॉडल्स तैयार करते थे। हुँ, तो ऐसे 3 महीने घूम के फिर के फ़ोटोज़ लेके 3D मॉडल्स तैयार करने के बाद ये हुआ कि हम इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम वालों को बुलाते थे। तो जैसे एग्जीक्यूशन टीम वाले हाँ। देखते थे तो वो देख के हंसते थे हम पर, ये सब कहाँ से होगा सर, आप अमेरिका लंदन के फोटो लाकर यहाँ करने के लिए बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर। तो उन्होंने कहा था ये तो नहीं होगा सर। तो हमने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने कहा चाइना। हुँ, तो हम चाइना चले गए। ओके। हाँ, हम चाइना गए थे एक छोटी सी टीम को लेकर, जहाँ पे हमने 1.5 महीना बिताया था। ना वो हमारी भाषा बोलते थे, हम ना उनकी भाषा बोलते थे। इसमें एलईडीज हैं, स्क्रीन्स हैं, एक्सटीरियर एलईडीज हैं। अगर आप हमारे केएलएम के नेक्स्ट लेवल सर। एलईडी अगर देखेंगे तो इट विल बी माइंड ब्लोइंग। अब तक 7-8 साल हो चुके हैं। नोबडी वाज एबल टू रेप्लिकेट इट। नाइस।
सो जब जैसे आप वो हमने ये स्टोर किया की था, तरफ जाते हैं तो अपने आप नज़र उधर खींचती है, मतलब दूर या से ही। एग्जैक्टली, बिकॉज आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इनसाइड राइट और राइट राइट। आउटसाइड एनीवेयर। हम्म। सो वहाँ पे फर्नीचर, फिक्चर्स, अंदर के एलईडीज, एक्सटीरियर सब हमने वहीं से ऑर्डर किया। तो वहीं से हमने ऑर्डर किया, 1.5 महीना वहाँ पे रह के, उनकी भाषा हम नहीं जानते थे लेकिन जैसे तैसे करके हमने ऑर्डर किया था सब कुछ। जैसे ही हम वापस आए थे, आने के बाद शोरूम जैसे स्टार्ट किया हमने, मानो पिक्चर बन गई ब्लॉकबस्टर। वाह। मतलब बहुत मजा आ गया था, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि देयर इज नो लुकिंग बैक। मतलब बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट डिजाइन, बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट एक्सपीरियंस। सेम थिंग अगर आप वरम महालक्ष्मी देखेंगे, उसमें भी ऐसा एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया। सोचिए आप, वी हैव री इन्वेंटेड 100 years ऑफ एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। मतलब कोई भी वहां जाते हैं, नीचे चटाई पे बिठाते हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते उनके लिए राइट। छोटी स्टूल्स होती हैं, चटाई पे बैठाना। जब मैंने मेरे दोस्तों से बात डिस्कस की थी तो उन्होंने कहा था जूबली हिल्स में चटाई पे कौन बैठता है यार। जब मैं भी उधर आया तो यही सोचा हाँ सर, ऊपर आके देखा तो चौंक गया। हाँ, उन्होंने कहा था कि चटाई पे बैठकर 1 लाख 2 लाख की साड़ी कौन खरीदता है यार, तू अच्छे से सोच ले भाई, ये सब वर्कआउट नहीं होगा। बट आई वॉज सो फिक्स्ड, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी है। जस्ट आई वॉन्ट टू डू इट इन अ राइट वे। सो जैसे हमने लगाया, अगर आप अंदर देखोगे तो एक मंदिर वाली एम्बियंस है, माता जी की मूर्ति है और पंडित जी भी है। मतलब ये सब फुल टाइम वहीं रहते हैं ना, हाँ, पंडित जी सुबह से उधर ही शाम रहते तक हैं ना रहते हैं। स्टोर के अंदर। यस, इट्स अ टेम्पल। बेसिकली वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक ब्रांड के लिए मैं ही पहला कस्टमर हूँ। वाह। हालांकि ये ब्रांड मेरा है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ एक कस्टमर की तरह कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्यों ठीक है, क्यों ठीक नहीं है। आई गिव माई फर्स्ट हैंड फीडबैक। वो इसलिए कि देखिए, हायरार्कीज होने के बावजूद भी मेरा एक ओपन डोर पॉलिसी है। देखिए, मैं अपॉइंटमेंट्स कुछ नहीं देता, बस कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है और कभी भी मिल सकता है मुझसे। हाँ, लेकिन अगर कोई मीटिंग चल रहा है देन आई आस्क देम टू वेट, क्योंकि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्ट की बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम सारे एम्प्लॉय से मैं कनेक्टेड हूँ, इवन टिल डेट। even till date as we speak, so that I get the ground feedback. I keep my eyes and ears to the ground always. इसकी वाह। वजह यह है कि you can't be somewhere else always. इसका मतलब यह है कि हम हमेशा आसमान में रहते हुए ये नहीं सोच सकते कि जमीन पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। We have to be on ground. So इस तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेकर हम एक पर्टिकुलर कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब वो फेमस डायलॉग है ना, ಫೈಟ್ ಬೇಡವಾ ಫೈಟ್ ಇருக்கு, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಡವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇருக்கு, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಡವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇருக்கு, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಡವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, Product. प्राइस ಬೇಡವಾ प्राइस, सर्विस ಬೇಡವಾ सर्विस। सो Crazy. जब हमने ये सारी एक्सपीरियंसेस मिलाकर कस्टमर को दिया तो या दैट्स व्हाट आई से, दैट्स द रीजन व्हाई इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, राइट। इट्स अबाउट हाउ यू डू व्हाट यू डू, दैट्स व्हाट मैटर्स। जैसे मैंने कहा था, हमने कुछ नया नहीं किया। साड़ियाँ तो सदियों से, कई सौ हजारों सालों से जी है। सर। आज हमने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया है। लेकिन आपकी बातों में कुछ पॉइंट्स बहुत कीमती है सर। द वे यू टोल्ड बिजनेस इज नॉट मैथ्स, इट इज साइंस, एंड यू कीप सिसिंग ऑन डेटा के लिए हो या एक्सपीरियंस के लिए राइट। हो, दोज आर बिग लेसन्स टू द व्यूअर्स। जो भी आज लोग देख रहे मतलब हैं। आज भी सर, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे लिए एक रुपया रुपया नहीं होता, 100 पैसे होते हैं। वी विल रन आफ्टर एवरी पैसा। वाह। जब हम देंगे तो ऐसे देंगे, लेंगे तो ऐसे लेंगे। हिसाब करके देते हैं और हिसाब से ही लेते हैं। आज भी आप वरमहालक्ष्मी आइए, आप 1 लाख 2 लाख या 25 लाख की साड़ी लीजिए, नो डिस्काउंट, टेक इट और लीव इट। वाह। लेकिन हम एक चीज की गारंटी देते हैं, अगर वो साड़ी किसी दूसरे स्टोर में कम दाम में मिल रहा है तो वापस लाइए, हम पैसे वापस करते हैं। 100% गारंटी। सो दीज आर द थिंग्स वी प्रैक्टिस दैट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, गारंटीड। वेरी इंस्पिरेशनल सर। आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कांचीपुरम वरमहालक्ष्मी के स्टोर के रोड में जाता था। हम्म। तो जब भी मैं वहाँ पर गया तो मुझे कैम्फर का खुशबू आता था, और एक बार मुझे गाय दिखे। मैं राइट। सोचता था कि स्टोर के कंपाउंड में गाय कैसे। फिर अंदर आने के बाद मुझे तब पता चला कि अंदर तो एक पंडित जी भी है और वो वहाँ पे पूजा करते राइट। हैं। ऐसा एक्सपीरियंस कौन मिस करेगा सर। हाल ही में मेरी 2 बहनों की शादी हुई है। हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरी 4 छोटी बहनें हैं, उसमें 2 बहनों की शादी हो गई। जब भी शादी की बात होती है तो साड़ी कहाँ से लेना है, कितना लेना है, बाकी चीज़ क्या है, बस यही सुनाई हाँ देता है। एग्जैक्टली, इट्स ए क्योंकि वो रिचुअल। रिचुअल है ना। राइट सर। और शादी के समय इफ आई एम नॉट रॉन्ग सारे स्टोर्स गया, हम्म। चारों ब्रांड घूम कर आया। हम्म। मंदिर गया, वहाँ पे देखा। केएलएम भी गया। वैसे केएलएम राइट। तो आई थिंक 4 साल पहले गया। मेरे भाइयों के साथ मैं वहाँ पे काफ़ी बार गया। ग्रेट जब तक एक्सपीरियंस। बताएंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि 4 ब्रांड एक ही कंपनी के हैं। केएलएम मुझे पता नहीं था, या रिसेंटली मुझे पता या चला।
एक्चुअली एक मज़ेदार बात ये है कि नेल्लूर में हम केएलएम शुरू करने से पहले हमने वरमहालक्ष्मी शुरू किया था। हुँ। सो केएलएम के लिए हम लोकेशन ढूंढ रहे थे और एक लोकेशन मिला था जिसकी मालिक एक बड़ी उम्र की महिला थी। सो हमने कहा कि हम यहाँ पे एक शोरूम लगाने वाले हैं, तो वो भी राजी हो गए थे। तो हमारी टीम ने बस इतना कहा था कि मैडम वरमहालक्ष्मी सिल्क्स भी अपना ही है, तो आइए किसी दिन आप भी शोरूम देखिए। ये सुनते ही उन्होंने कहा कि मैं जगह नहीं दूंगी। टीम ने कहा कि सर वो मान नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोल रहे हैं कि सर कांचीपुरम वरमहालक्ष्मी है तो हम जगह नहीं दे सकते। मैंने पूछा क्यों, कुछ तो पता करो। तो कहा कांचीपुरम वरमहालक्ष्मी तो तमिलनाडु वालों का है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका है? झूठ बोलने वालों के लिए हम जगह नहीं देंगे। फिर मैं जाके 1 घंटा उनके साथ पर्सनली बैठ के मैं उन्हें समझा रहा था, मैडम ये कंपनी का नाम है, ब्रांड अलग है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसा शुरू हुआ था, ये सब समझाने के बाद 1 घंटा लगा मुझे वाह, कन्विंस वाह, करने वाह! के लिए। मतलब दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। आई गेट इट सर। जनरली ई-कॉम या स्टोर्स का जो मेजर पॉइंट होता है, एवरेज कार्ट वैल्यू कहते हैं ना, लाइक टिकट साइज़ कितना, तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा व्हाई डोंट आई आस्क यू, जैसे एक सेल्स मास्टर क्लास, एक छोटा सेशन, 4 ब्रांड, 4 तरह के एक्सपीरियंस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके पास लाखों राइट। में डेटा होगा। अगर आप बता सकते हो आप कैसे पैटर्न्स इस्तेमाल करते हो? जैसे एक पति-पत्नी शॉप में आते हैं और पति कहता है, "अरे! ये कलर तो तुम्हारे पास है।" तो उसके लिए आपका सेल्स पर्सन कैसे जवाब देता है? जनरली यू हैव टू बी सो कॉन्शियस, पति के लिए उधर 2 सेल्स लोग हैं, एक उनकी पत्नी और दूसरा आपका राइट। सेल्स पर्सन। सो व्हाट काइंड ऑफ सेल्स प्रैक्टिस डू यू फॉलो? मतलब आप कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करते मतलब हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स ऑल इन्फॉर्मेशन बेस्ड। अगर आप फास्ट फैशन स्टोर केएलएम जाएंगे, इट्स ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उधर ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। और कला मंदिर में भी मोर और लेस इट सेल्स बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट। लेकिन ये वरमहालक्ष्मी या फिर मंदिर में आएंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्योंकि ये प्रीमियम स्टोर्स में ये होता है कि हर साड़ी के पीछे एक एक कहानी होती है। और आजकल लोग मोर देन द साड़ी दे कनेक्ट टू द स्टोरी। थीम होने दीजिए, हाउ यू डू, और इसके पीछे क्राफ्टमैनशिप, आर्टमैनशिप, आर्टिशन का वर्क क्या है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या है, हाउ वी ब्रॉट दिस प्रोडक्ट आउट एंड हाउ इज दिस डिस्टिंग्विश्ड एंड हाउ इज दिस एक्सक्लूसिव। और ये साड़ी दूसरी साड़ियों से कैसे अलग है, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव एनफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। ओके। और ये लोग बहुत पेशेंटली समझाते हैं। ये बहुत टफ है। देखिए पूरी दुनिया में साड़ी बेचना जो है, जैसे हम मीम्स में भी देखते होंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट रहने वाला कौन है? एक साड़ी बेचने वाला। सो मैं आपको एक दूसरी बात बताऊंगा। शादी की शॉपिंग करने के लिए एक 4, 5 या 7 लोग आते हैं, लेडीज। राइट। लड़के वालों की तरफ से एक 2-3 और ओह! लड़के वालों की तरफ से एक 2-3 लेडीज। तो एक 4-5 फंक्शंस होते हैं। मतलब एक 5 लोगों के लिए तो तकरीबन 25 साड़ियाँ बेचना है। हुँ। 25 साड़ियाँ, आप सोचिए, सिर्फ एक साड़ी बेचने के लिए हमारी नस कट जाती है। मतलब जब लेडीज शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। येस सर। एंड स्पेशली जब आप साड़ी पे इतने पैसे लगा रहे हैं तो जीरो कॉम्प्रोमाइज एंड वेरी श्रूड। कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं। तो मतलब उन्हें बैठा के सुकून से दिखाना पड़ता है। और जब शादी की शॉपिंग होती है तो 2-3 सीनियर सेल्समैन वहाँ रहते हैं। हुँ। वहाँ अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो वो साड़ी देखते हैं, देखिए बॉर्डर तो ठीक है, मुझे इसके अंदर दूसरा एक डिज़ाइन दिखाइए। जैसे ही दूसरा डिज़ाइन दिखाया, बोल रहा है कि बॉर्डर का कलर चेंज करो। और जैसे ही बॉर्डर का कलर चेंज हुआ, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये बॉर्डर में वो कलर, बॉडी कलर दिखाइए। तो नीचे ऊपर करके जैसे ही सेट करते हैं तो बोलते हैं ये 2 में ये वाला डिज़ाइन। जैसे ही सब कुछ मिला के सेट करके देते हैं तो बोलते हैं कि इसका पल्लो ठीक नहीं है यार, पल्लो चेंज करके इस पे लगा दें। जैसे पल्लो मिल गया, बोल रहे कि ब्लाउज ठीक नहीं है। अब क्या बताएं, 25 साड़ियों के लिए इधर से उधर से ये सेट कर, वो सेट कर। लेकिन इट्स एन आर्ट, एक्चुअली सेलिंग इज एन आर्ट, टेलिंग अमेज़िंग देम ए सर। स्टोरी एंड कन्विंसिंग देम। और बात यह है कि जब शादी की बात होती है तो स्पेशली उन लोगों के लिए वन टाइम होता है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड उन्हें वो चाहिए तो सिर्फ वही चाहिए। मतलब हमारे सेल्स वालों को तो वो लोग तारे दिखाते हैं बस। आपकी टीम मैं को। क्या बताऊं, कभी-कभी तो हमारे सेल्स वाले डर जाते हैं क्योंकि हम हर एक कस्टमर को ट्रैक करते हैं और हाँ। कस्टमर बगैर खरीदे नहीं जा सकता। और इतने करोड़ों का स्टॉक है और मार्केट में कहीं भी ऐसा डिजाइन नहीं है, मार्केट में कहीं भी ऐसा प्राइस नहीं है। ये सब रहने के बावजूद भी अगर बेच नहीं सकता तो क्या फायदा है तेरा?
मतलब हिसाब हम्म। हिसाब है, अच्छे के लिए अच्छा है, यस। बुरे के लिए बुरा है। मतलब देखिए, बिजनेस तो आखिर बिजनेस होता है, ये कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो ये देखिए, ऐसे साड़ी दिखा के कन्विंस करके उन्हें बेचना एक आर्ट है। लकीली हमारे पास देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग स्टाइल में ऑपरेट करते हैं। सो वेर एवर वी वही नीड, ऑल डिफरेंट फॉर्मेट्स यू मीन? हाँ, डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट ब्रांड, एवरी ब्रांड हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिंग। सो लकीली एवरीथिंग हैज फॉलन इन लाइन एंड हमें वो वाला हाँ, फ्रिक्शन हाँ, तो नहीं है। बिल्कुल। सो इट्स वर्किंग आउट ग्रेट। आप जब बोल रहे हो तो मुझे विजुअल्स दिख रहे हैं। वो 6-7 लोगों को कन्विंस करना, वो फिर उसे बिल्कुल बिल्कुल बेचना। कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं, और मजे की बात ये है कि वो कुछ दिमाग में सोच के आते हैं कि जब हम कोई साड़ी पहनते हैं तो हाइट के हिसाब से साड़ी उन्हें सूट करती है। और एक बात यह है कि अगर उन्हें लाल रंग चाहिए तो लाल में 10 वेराइटीज होते हैं। राइट। एक रेड येलो लाइट में एक तरह दिखती है, व्हाइट लाइट में एक तरह दिखती है और सनलाइट में एक तरह दिखती है। वो कहते हैं उन्हें सब कुछ देखना है कि राइट। फोटो में कैसे दिखेगा, आउटडोर में कैसे दिखेगा और शादी में कैसा दिखेगा। मतलब उन्हें हर एक चीज को लेके उनके पास क्लैरिटी होती है 100% कि उन्हें क्या चाहिए। अगर हम कहेंगे कि ये डिजाइन आपको सेट नहीं होगा, ये पुराना डिजाइन है, ये नया डिजाइन है, आपके रंग के लिए आपके हाइट के लिए रंग मैच नहीं होगा, जब हम कन्विंस करते हैं उन्हें, मतलब सिर्फ दुल्हन ही नहीं, मतलब इनका जो पूरा बेटालियन होता है, 10 आंटी जो इधर उधर बैठे हुए रहते हैं, उनकी यहाँ भी बहुत जरूरी है। अगर एक आंटी भी कन्विंस नहीं हुए तो आउट। मतलब क्रेजी। दिस इज हाउ, देखिए हमारे लिए भी आप बस एक बार इमेजिन कीजिए कि चीज के अंदर इतना वाइब होता है कि सोचिए अगर एक शोरूम के अंदर एक 7-8 मैरिज पार्टी से शॉपिंग करने के लिए वो शोर करते हुए, इट्स ए रिचुअल। राइट सर। और वो वाइब भी इतना डिफरेंट होता है कि समटाइम्स आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एथनिक कल्चर। एंड ऑफ कोर्स ये तो हमारा बिजनेस है, लेकिन हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एथनिक कल्चर के लिए। ये कल्चर है अच्छा सा। यकीन मानिए कि इतनी खुशी होती है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। मतलब मुश्किल तो है लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि यू पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशंस बेसिकली। दैट इटसेल्फ इज ए टोटली डिफरेंट स्टोरी। 100% जो देखने वाले हैं, नौजवान हो, लेडीज़ हो, बड़े हो, सब लोग कनेक्ट हो जाएँगे। आप मुझे ही ले लो, मैंने घुमा है हमारे लोगों हाँ, के आपने साथ, देखा होगा ना। घूमना अलग, लेकिन शादी के समय आप देखो हर एक को दूसरे के साड़ियों के ऊपर एक नज़र रहती है, कि ये साड़ी अच्छी है, राइट, कहाँ खरीदा? आपकी राइट। ब्रांड इतने बार सुनाई देती एग्जैक्टली है। और हाँ, और दूसरी बात ये है कि इन 25 साड़ियों में बॉर्डर मैच नहीं होना चाहिए, पल्लो मैच नहीं होना हाँ, चाहिए, कलर मैच नहीं होना चाहिए, बॉडी मैच नहीं होना चाहिए, ब्लाउज मैच नहीं होना चाहिए और कुछ मैच नहीं होना चाहिए। मतलब जस्ट जस्ट इमेजिन 25 to 6 वाह, वाह, यानी वाह, वाह, वाह! तकरीबन 140 से 150 कॉम्बिनेशंस दिखाने के बाद, इतना एक्सप्लेन करने के बाद, इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस दिखाने के बाद ही 25 साड़ियां बिकती है। वाह, 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 वाह! हे भगवान! मुझे तो जी। विजुअल्स दिख रहे हैं, शायद आप अमेज़िंग सर। जानते हैं कि विजय देवरकोंडा हमारे केएलएम ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है एंड उनके साथ हमने ऐड भी बनाया था। ऐड में वो सब फैमिली को लेके शॉपिंग के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि ये डिज़ाइन चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये कलर में ये वाला बॉर्डर दिखाओ, ये कलर में ये कॉम्बिनेशन दिखाओ, ये अंदर रखो, ये बाहर रखो। हाँ, मतलब हम जो भी एड्स बनाते हैं इसके आइडियाज़ कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन ऑफ़ से ही आते कोर्स, हैं। आई गेट इट। एंड लोग भी वो भी कनेक्ट होते हैं क्योंकि सब ये चीज के बारे में जानते हैं, सबने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बस गॉट फर्क इट। इतना है कि विच साइड ऑफ द टेबल यूर इन। हम तो टेबल के इस तरफ होते हैं तो इसलिए हमें पूरी पिक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन लेने वालों को फर्क नहीं पड़ता। अगर पसंद नहीं आया तो दूसरी शॉप चले राइट, राइट। जाएंगे। ये ट्रेडिशनल बिज़नेस में मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। आप जब बता रहे थे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फास्ट फैशन, डोंट यू फील वुमेन राइट नाउ, जैसे मेरे माँ की जनरेशन अलग थी और मेरी सिस्टर की जनरेशन अलग है, तो इनके लिए साड़ी मतलब ओकेजनल है। जैसे कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, माँ के लिए साड़ी रोज़ पहनना है। कभी वो बाहर जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं। सो डू यू थिंक साड़ी ट्रेडिशन इज़ रिड्यूसिंग और एम आई टेकिंग इट रॉन्ग? अब तक जो भी तुमने सवाल किए हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ओह! थैंक एक्चुअली यू, बात यह है कि इट इज अगेन इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़। ये बात भी सही है कि आज के जो यंग जनरेशन है वो डे टू डे लाइफ के लिए एक कंफर्टेबल वेयर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब ये एथनिक वेयर की बात होती है, मतलब सेलिब्रेशंस, फंक्शंस, शादी, फेस्टिवल्स, ये सारे, स्टिल साड़ी इज द सेंट्रल पॉइंट। साड़ी का मतलब इट्स नॉट ए प्रोडक्ट टू इंडियन वुमेन, इट्स एन इमोशन। इसलिए लेडीज के पास, उनके पास कितनी भी साड़ियां हो लेकिन वो काफी नहीं है। हुँ। अगर उन्हें कहीं भी जाना है तो उन्हें साड़ी चाहिए और नई साड़ी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तब में और अब में आप आपने बिल्कुल सही बात कही। बेसिकली ऐसा होता था कि पहले जब लेडीज साड़ीज खरीदते थे तो इतने स्मार्ट होते थे कि उस एक साड़ी को 4-5 ओकेजन्स में यूज करते थे। अब ये सोशल मीडिया के जमाने में सेविंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
मतलब नया फेस्टिवल है तो नई साड़ी चाहिए, अगर शादी है तो नई साड़ी चाहिए। इसका मतलब अगर किटी पार्टी वही होती है तो पहनेंगे नई तो साड़ी पहचान चाहिए, लेंगे। क्योंकि वो लोग वहाँ फोटोज लेते तो ये हाँ, लोग हाँ। रिपीट नहीं करना चाहते हैं। सो इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए। जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे साड़ियाँ नहीं पहनते हैं, तो फिर 25 या 30 साल की उम्र आते ही ये धीरे धीरे साड़ी पहनना शुरू करते हैं। अगर आप ये कॉलेज के फेस्टिवल्स में भी देखेंगे तो लड़कियां सब साड़ियां ही पहन के जी आपको हाँ, दिखाई बिल्कुल। देंगी वहां पर। मतलब दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर। मतलब आज के दिन भी मेरे दोस्त जो अमेरिका में हैं या फिर यूरोप में हैं, जो मेरे दोस्त हैं सब, वो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इंडियन वुमेन लुक वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी, and you are blessed to drape Indian women and make them look more beautiful. वाओ! मतलब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हमें दुनिया भर से मिलते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं दुनिया के हर एक मेजर इकोनॉमीज को स्टडी करता हूँ, तो इंडिया में फेस्टिवल्स के लिए, शादियों के लिए और ओकेशंस के लिए जितना हम खर्च करते हैं कोई और खर्च नहीं करता। मतलब सवाल ही नहीं है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट भी बढ़ रहा है। राइट तो सर। जैसे ये यंगर जनरेशन कंफर्टेबल आउटफिट की तरफ जो जा रहे हैं, मतलब डेली यूज के लिए तो है, लेकिन जब ओकेशन की बात आती है या फिर कोई एथनिक फंक्शंस होता है तो उस टाइम पे फिर एक साड़ी या फिर एक लहंगा हो, व्हाटएवर, ये एथनिक डेफिनेटली। चीजें चाहिए। स्टिल पीपल आर डीपली कनेक्टेड टू द रूट्स। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो इंडियन वुमेन होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वो हर दिन या फिर हफ्ते या फिर महीने बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी छोटी ख्वाहिश ये होती है कि एक अच्छी सी साड़ी पहनकर अगर बाहर जाएंगे तो कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो बस उनकी मेहनत पूरी वो भूल जाते हैं। जी सर। एक्चुअली एक छोटी छोटी खुशियाँ होती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ये जो साड़ी होती है ये इंडियन वुमेन के लिए एक हाँ। प्रोडक्ट नहीं होती है, एक इमोशन जी। होता है। सो सोचिए कि वो भी हमारे लिए एक तोहफे के जैसा ही है। इस बदलती हुई दुनिया में आज जहाँ पहले एक साड़ी खरीदते थे अब 4-4 साड़ी खरीद रहे हैं, पहले एक ड्रेस खरीदते थे अब 4 ड्रेस खरीद रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रहा है और स्पेंडिंग इकोनॉमी बन रहा है। पहले तो लोग सेव करते थे और केयरफुली साड़ीज खरीदते थे, लेकिन वो लोग ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया करते थे। पहले साड़ी एक एक्सपेंडिचर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब बदल गया। अगर आपके पास अच्छी ज्वेलरी है लेकिन पहनने के लिए यस। साड़ी नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। मतलब ये दिस इज़ वर्किंग आउट या। ग्रेट। अगर ये देखेंगे तो तकरीबन मेरा एक्सपीरियंस एक 20 साल, 20 क्या मतलब एक कुल मिला के एक 25 साल हो चुका है जब पहली साड़ी मैंने बेची। यूएस से शुरू करके। हाँ, यूएस से लेकर यहाँ तक का सफ़र। देखिए सब कुछ सही था, लेकिन अगर आज भी अगर मुझसे पूछेंगे, अगर भगवान ने पूछा कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा तुम कौन सा बिजनेस करोगे, तो मैं बोलूंगा कि मैं यही बिजनेस करूंगा। मैं वही पूछने वाला था। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, पॉजिटिवली बात करते हैं। अगर आपके पास 10 लाख है तो आप कौन सा व्यापार शुरू करोगे? आई मीन रीस्टार्ट। मतलब बता रहा हूँ ना कि यही बिजनेस करूंगा। एक्चुअल हुआ ये था कि जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी अमेरिका में, जो मेरे वाइफ के पास जो 1 लाख सेविंग्स थे उसके साथ मैंने शुरू किया था। दैट इज द सीड इन्वेस्टमेंट फॉर दिस बिजनेस। ओह! बाकी चीज़ें जो भी हमने कमाई थी, जो हमारे एसेट्स है, जायदाद वगैरह, वो सब कुछ अलग बात है। लेकिन आज के दिन जो हमने इतना बड़ा एम्पायर बनाया उसका सीड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए। अगर तुमने आज 1 लाख 10 लाख दिए तो फिर भी मैं वही बिजनेस करूंगा। लेकिन मेरे बिजनेस के लिए अब तक 25 या 30 साल लग गए। लेकिन थोड़ा टाइम शायद कम हो सकता है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस। पास एक्सपोजर है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है। सो आई विल बी मोर क्विकर। गॉट इट। सर एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है शादी के शॉपिंग को लेकर। आपने कहा 7 से 8 लोग आएँगे, दूल्हा-दुल्हन वाले 25 से 30 साड़ी खरीदेंगे। आपके पूरे करियर में क्या आपको आपका बिगेस्ट बिल याद है? नहीं, एक्चुअली हम नंबर ऑफ साड़ीज पे हिसाब नहीं करते हैं, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है ना वैल्यू। तो उस पर डिपेंड डन। होता है। रेवेन्यू की बात करते हैं। वैल्यू मतलब क्या है, 25 और 50 लाख के कस्टमर्स भी आते हैं। एक शादी के हाँ, लिए? सिंगल सिटिंग में 50 लाख की साड़ियाँ भी हमने बेचे हैं। वाह, वाह, वाह! क्योंकि ये बात आई है आप सेल्स टीम की बात कर रहे थे। जब बड़े ग्राहक आते हैं तो 3-4 सीनियर मेंबर उनका ख़्याल रखते हैं। आपके सेल्स टीम के इंसेंटिव कैसे रहते सबसे हैं? पहले हम पगार भी बहुत अच्छी देते हैं और हम इंसेंटिव स्कीम भी लगाते हैं, क्योंकि वो दिल लगा के काम करें। हम बेचो बेचो के उनके पीछे नहीं पड़ते हैं। राइट। उन्हें महसूस करना चाहिए सेल्फ फ्रॉम द मोटिवेटेड। कोर। और हम उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं कि वो बिजनेस में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हाँ करना सर, चाहिए इन समझ टर्म्स ऑफ गया। बिजनेस। ये जो इंसेंटिव्स होते हैं दैट इज देयर, समझ गया एंड सर। वी प्रोवाइड वेरी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए इंसेंटिव कब देना है, कौन से टाइम पे देना है, मतलब एक कंप्लीट अलग साइंस है। वो एक अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जिसके लिए हमने 12-13 लाख का लाइन कोड लिखा है हमने। वाह, 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 हाँ, वाह, वाह! ये इंसेंटिव्स के लिए 13 लाख लाइन का कोड लिखवाया है मैंने।
वो कैलकुलेशन के हाँ, लिए। बिल्कुल, वाह, वाह, क्योंकि वाह, वो वाह, जो स्ट्रक्चर है वाह। वो उतना एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब आपने रुपया दे दिया तो मतलब दे दिया। रुपया क्यों दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, सही देना है, मेहनत करने वाले को देना है, सही मेंबर के लिए मिलना है और सही वजह के लिए भी मिलना है। सो दिस इज़ ऑल साइंस अगेन। राइट, तो मैंने इंसेंटिव्स का टॉपिक इसीलिए लाया है, दो इट इज़ अ चेरी ऑन द केक। उससे बड़ा एक चीज़ पढ़ा है मैंने। आपके आईपीओ जाने से पहले उसके बारे में भी बात करेंगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेबी को देते हैं आईपीओ जाने से पहले। इट्स ए कंप्लीट प्रेजेंटेशन अबाउट आवर बिजनेस वैल्यूज एक्सेट्रा। उसमें पॉइंटर्स पढ़ते वक्त सर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपके कंप्लीट स्टॉक पोर्टफोलियो में 3.92% शेयर्स आपके एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए रखा है। वो लगभग 100 करोड़ का वैल्यू है आज। आपको ऐसा क्यों लगा? ये सोच आपको कहाँ से आई? मतलब बेसिकली जब हमने शुरू किया है तो हमारे कंपनी को एम्प्लॉय सेंट्रिक की तरह शुरू किया है। हमारे लिए जो काम करने वाले हैं अगर वो खुश हैं, कस्टमर्स भी खुश होते हैं। जब ये दो खुश रहते हैं तब बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलता है। सो देखिए एक्चुअली उनके साथ ये होता है कि हाँ वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत के जो पैसे हैं वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। इंसेंटिव्स कभी कम कभी ज़्यादा कहीं पर भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए मैं उनकी ज़िंदगी में एक मार्क छोड़ना चाहता हूँ। देखिए ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक ह्यूमन रिलेशन है। और ये रिलेशन ऐसा है कि अगर आज के दिन वो नहीं है तो हमारा बिजनेस भी तो नहीं है। सही है सर। जब वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो इन रिटर्न कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। हाँ। जब वो पढ़ाई के लिए पूछते हैं तो हम कभी भी मना नहीं करते। और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्कीम्स भी बहुत होते हैं। और जो मैट्रिक्स होते हैं और जो ओके। भी एलिजिबल हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। अमेजिंग। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो कंपनी उन्हें पढ़ा रही हैं, जो एम्प्लॉय के किड्स होते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी want to make sure we recognize their hard work, जी their सर, contribution in the story। समझ गया। क्योंकि मैं कभी भी उन्हें एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट नहीं करता बल्कि वो मेरे पार्टनर्स हैं। वाह! है ना? इसीलिए क्योंकि सर जैसे आपने वी कहा, मेड देम पार्टनर्स। अगर मैंने 1-2 शेयर खरीदा तो कहता हूँ मैं उस कंपनी में पार्टनर हूँ। राइट। और यहाँ एम्प्लॉइज़ के लिए 3.92% शेयर है, तो नेचुरली दे आर ऑल योर पार्टनर्स। एग्जैक्टली। अमेजिंग सर, सच तो में। इसीलिए मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी फायदा होगा। ऑब्वियसली। जैसे ही वेल्थ बढ़ता रहता है तो सिर्फ हमारी तरक्की नहीं होगी, तुम्हारी भी होगी। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी पोर्टफोलियो बढ़ती रहेगी, उनकी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली दैट्स देयर एसेट। और वो एक मार्क्ड है, हम उसे छू नहीं जी, सकते, वो जी। सिर्फ एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना है। वाह! और वो सुपर एक सर। अलग ट्रस्ट है जो थर्ड पार्टीज मैनेज करते हैं जिसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एंड आई डोंट हैव एनी से ऑन द ट्रस्ट। इट्स अ आप थर्ड कला पार्टी। मंदिर फाउंडेशन कह रहे हो? फाउंडेशन नहीं, एम्प्लॉय ट्रस्ट अलग है और कला मंदिर फाउंडेशन अलग है। ओह! बढ़िया। एम्प्लॉय ट्रस्ट भी इट्स आल्सो मैनेज बाय थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज सब अलग होते हैं। अमेजिंग हमारा उससे सर। कोई लेना देना नहीं है। वाह! ग्रेट सच में। सर एक और बात, फाउंडेशन को लेकर सीएसआर तो शायद 2013-14 में हम्म। मैंडेटरी हुआ है, राइट। पर आपकी कला मंदिर फाउंडेशन तो हाँ। शायद 2018 से है। 2008 से। ओह सॉरी, हाँ 2008। राइट। 2008 से है, तो सर वो सोच कहाँ से आई सर? मतलब ये कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक लॉजिकल थिंकिंग है। हाँ। So, when you grow in a society as a responsible citizen, I always feel कि we need to give something back to the society। जी। तो जैसे आपने कहा था कि ईयर 2013 से 14 में जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया था कि इतना परसेंट आप CSR एक्टिविटी के लिए यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के लिए खर्च करना है। इसके आने से पहले ही यानी ईयर 2008 से लेकर 14 यानी कुछ 7 साल पहले ही हमने ये सब काम शुरू करके सोशल इश्यूज होने दीजिए या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज़ होने दीजिए। एंड हम वी डिड ए लॉट ऑफ वेलफेयर थिंग्स। हमारा जितना भी छोटा सा जो बजट है उसके अंदर हम कुछ देना चाहते हैं। लाइक एंड ऑफ द डे आप कितने पैसे कमाएं आपने मैटर नहीं करता, बस एंड ऑफ द डे आप कितने सुकून से सो पा रहे हैं रात में, बस यही मायने रखता है। और वो ऐसे होता है जब हमारे वजह से 4 लोग जी रहे हैं तभी आपको एहसास होता है। एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। मेरी एंटायर फैमिली भी यही बिलीव करती है। We वाह! are all God loving and God fearing people and we believe in karma and what goes around comes around। and आज एक अच्छा काम करके किसी की मदद हमने कर दी तो कल के दिन अगर हम परेशान होंगे कोई और आके मदद करेगा। तो हम यूजुअली इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं।
अमेजिंग सर। Yeah. उन सब की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर द Thank you इंस्पिरेशन so सर। much. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और भी बहुत कुछ करना है। 60 प्लस स्टोर्स, 64 प्लस स्टोर्स, 63. 63 स्टोर्स। आपके स्टोर्स में जनरल कंज्यूमर बिहेवियर तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आप डेटा को बहुत मानते हैं। तो सर मेरा एक सवाल है, एक ग्राहक का स्वभाव, आपका स्टोर कांची में है, आंध्रा में है, हैदराबाद में कई जगह है, तो सर क्या आपके बीच में इस स्वभाव को लेकर कोई चर्चा होती है, कोई डिस्कशंस होते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस? हाँ सर, मतलब सिर्फ कंची हैदराबाद ही नहीं, हम जो कुकटपल्ली में बेचते हैं और अमीरपेट में जो बेचते हैं, फिर दिलसुख नगर में जो बेचते हैं, इन सब में काफ़ी फ़र्क है। ओह, उसी तरह जो विजयवाड़ा में जो बेचते हैं, वाइजैग में बेचते हैं, या फिर राजमंड्री से जो नेल्लूर में जाते हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सच में? एक 30-40% के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैच होते हैं, और बाकी सब जो होते हैं वो लोकल प्रेफरेंसेस हैं। हमारे इंडिया में अनेकता में एकता इसीलिए कहते हैं। 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो सब कुछ बदल जाता है वहाँ पर। अरे, सो टेस्ट चेंज हो जाता है और प्रेफरेंस चेंज होता है। और इसकी खूबसूरती ये है कि जो हमारे पास इतना डेटा है, वी ट्राई टू प्रोफाइल द स्टोर्स। हम क्या बेच पा रहे हैं, क्या नहीं बिक रहा है। एक नया शोरूम खोलने के बाद 90 डेज हम ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं। Okay. 90 डेज में हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी चीज़ नहीं बिक रही है, क्या लगाना है, क्या हटाना है, क्योंकि हम कस्टमर की फीडबैक लेते हैं और साथ ही साथ स्टाफ की भी फीडबैक कंसिडर करते हैं। ये सब सिस्टमाइज्ड होता है, और ये सब जो है एक अंडर करंट की तरह चलता रहता है। हाँ, And we have different systems in place to validate all these feedbacks. समझ गया सर। तो इन फीडबैक्स को अच्छे से समझ के, तो उसके बाद क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात, ये आजकल फेमस हो रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके एनालिसिस की बात हो रही है। हम 6-7 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं किसी को कि हम ये कितने सालों के पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। वी आर वे हेड ऑफ द मार्केट, और समझने वाले समझ जाएंगे। जी हाँ। ये टेक्नोलॉजी सब कुछ, इसके बारे में बात करना है तो आज भी अगर मार्केट में कोई नया हार्डवेयर आता है, कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मेरे लोग मना करने के बावजूद भी उसे खरीद कर सबसे उसका इस्तेमाल करवाने तक नहीं सोता हूँ। वाह। आई ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे बस इतना समझ में आता है कि हमें पता चलना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ में हमको खर्चा नहीं देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या चाहिए। हमें आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार रहना ही इज़ द नेम ऑफ द गेम। Right. एंड यू हैव टू, आपका कर्व जो है हमेशा मार्केट से भी आगे सोच के, जब हम फ्यूचर के लिए रेडी होते हैं, जब तैयार होके, तभी कल के लिए हम रेडी हो सकते हैं। मतलब उस बदलाव के लिए हमें रेडी रहना है, वरना हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे। देखिए, मार्केट में 1 से 100 दुकानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेरे दुकान पे क्यों आना चाहिए, मेरे पास क्यों आना चाहिए? देखिए, कस्टमर आज भी आएगा, कल भी आएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे भी आएगा? तो इसलिए हम कस्टमर को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। और दूसरी बात यही कि हमारे पास बहुत बड़ा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है। ओके। तो हम हमारे कस्टमर को ट्रैक कर सारे सकते ब्रांड्स हैं। के लिए? हर एक ब्रांड के लिए है। सो हम हमारे कस्टमर को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि वो कब, कैसे, कहाँ, क्या खरीद रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन वी हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन आवर डेटा प्राइवेसी। वी नेवर सेल आवर डेटा टू थर्ड पार्टीज। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। All that we do is understand the data and we will try to make ourselves better. हम अपने आप को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये सब हमें सुनाई जी देता है। सर। क्योंकि एक व्यापार रातों रात तो ख़त्म नहीं हो सकता। हमेशा एक आपको उस चीज़ को लेके सिग्नल्स मिलते रहते हैं। क्योंकि मैंने खास करके जब बिजनेस शुरू किया था, उससे पहले ही मैंने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को क्रिएट किया था। Early warning हाँ, अर्ली systems. वार्निंग्स, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाएगा। मतलब जब आप वो सारे डॉट्स को एंड पैरामीटर्स को जब आप अच्छे से कनेक्ट करते हो, तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही Right. है। और पहले से भी मेरा टारगेट और फोकस वही रहा है, क्योंकि बिजनेस शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसे सस्टेन करना। सो हर एक मॉड्यूल में या फिर हर एक सिस्टम में, हर एक चीज़ के अंदर हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। ज़रा सा भी गलती होती है तो तुरंत सबको अलार्म बजना शुरू हो राइट जाता है। राइट। नीचे से लेकर ऊपर सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो मैं सीखा हूँ इस बिजनेस के अंदर इतने सालों में, आपके आंखों के सामने आपका व्यापार का गिरना आपको दिखाई देता है, लेकिन बाय द टाइम यू रियलाइज इट विल बी टू लेट टू फिक्स। पता मतलब होने ये से पहले सब ये खत्म। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना सर, ये सिंपल एक छोटा सा बिजनेस है। सोचिए, अगर एक बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है? या तो माल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर आपके दाम में, या फिर आपके सेल्समैन कुछ गलती कर Correct. रहे हैं, या फिर कोई नया कंपटीशन आ गया,
या फिर बाहर कंस्ट्रक्शन होते हुए कुछ रोड बंद है, शायद कुछ ऐसा हो सकता है ना? बस इतना ही है। तो गलतियाँ ऑफ सारे के कोर्स। सारे आपको ये 4 रीज़न में ही मिल जाएँगे, जी। क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो इतनी सालों की मेहनत के बाद हमने कुछ अलग से खुद के टीम बनाए हैं। कुछ टीम्स हैं, डेटा साइंस की टीम्स हैं। दे विल फॉलो एवरी सिग्नल, दे विल फॉलो एवरी पैटर्न, दे विल फॉलो एवरी सिंगल थिंग। उन्हें झट से पता वाह! चल जाता है कि वो क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कंपनी में भी जो कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल लॉयल्टी प्रोग्राम्स, थोड़े लोग आते हैं, मतलब जो बाहर से आते हैं, मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। जब कस्टमर कैश देते हैं तो ये लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, मतलब जो ओके। स्टाफ होता है स्वाइप करते हैं कैशियर्स, और कैश को अपने पॉकेट में रखते हैं, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आराम से रीपे कर सकते हैं, डे टू डे कैश एडजस्ट हो जाता है। ये तो बैंक जैसा हो गया। हाँ, सो इस फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी हमारे पास सेपरेट टीम होती है। हाँ, और ऐसे ही और एक कैशियर्स होते हैं। जब हम इन कैशियर्स को दुकान खोलने के बाद सुबह सुबह 1 लाख रुपए देते हैं, तो वो एक 50,000 बाहर बेचता है इंटरेस्ट पे घुमाने के लिए। ओह फिर वो माय शाम गॉड! में पैसे लाके काउंटर में रख देता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है, और इसके लिए एक सेपरेट टीम होती है। ये लोग जाके उन्हें बाहर रखते हैं, और उसके बाद काउंटर को वेरीफाई करते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी गड़बड़ दिखी तो उन्हें बाहर लाकर वाह, क्वेश्चन वाह, करते हैं। वाह! उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अगर पब्लिक के पैसों के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वी हैव टू हैव नेचुरली सर, हाँ। सर्टेन पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स। क्योंकि अगर आप कंपनी के अंदर अगर आप एक छोटी गलती अगर आप करेंगे तो हम झट से पकड़ लेते हैं उन्हें। राइट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम में। कभी जल्दी हो सकता है या फिर लेट हो सकता है, लेकिन कोई बच नहीं सकता, वाह! क्योंकि हमारा डेटा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चेक्स एंड बैलेंसेस हो, मॉनिटरिंग, डेटा साइंटिस्ट टीम हो, या फिर एग्जीक्यूशन टीम, हर चीज़ हर जगह। अगर सीधी बात करनी है तो हम साड़ी बेचने वाले लगते हैं, लेकिन हम साड़ी बेचने वाले नहीं है सर। इट्स ए टेक्नोलॉजी कंपनी ट्राइंग टू सेल साड़ीज। वाह! इट्स नॉट ए साड़ी कंपनी अडॉप्टेड टू टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी कंपनी अगर साड़ी बेचती है तो कैसे रहेगा, ये हमने मार्केट को वाह! दिखाया। जी। सुपर सर। क्रेज़ी सर सच में। यू नीड एन एप्लॉज़ सर। थैंक यू, थैंक यू, अमेज़िंग सर सच में। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूँ। ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी होता है। सर या लाजवाब सर। मेरे दोस्तों को भी थोड़े डाउट्स है सर। 1 साल पहले मैं कैसीनो गया था गोवा में। जाकर आने के बाद एक छोटा डिस्कशन शुरू हुआ मेरे दोस्तों में। एक ने कहा उधर हवा में एक केमिकल छोड़ते हैं जिससे हमको नींद नहीं आती। करेक्ट। दूसरा बोला अरे ये क्या? डिज़नीलैंड में एयर वेंट से पॉपकॉर्न का खुशबू छोड़ते हैं जिससे हमको भूख लगे। ट्रू। थिएटर्स में भी ऐसे होता है। एक और ने कहा कि कुछ ज्वेलरी स्टोर्स में एसी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं ताकि जल्दी-जल्दी में खरीद कर जाएँगे। मतलब इससे वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना है। आपके स्टोर्स में तो आप नहीं करते, पर क्या ऐसा होता है? जहाँ तक मुझे पता है, इंडिया में ऐसे प्रैक्टिसेस तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस पीपल एथिकल ग्राउंड्स पे ही रन करते हैं। और इन चीज़ों को अडॉप्ट करना भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोई जी हाँ, रॉकेट जी हाँ। साइंस नहीं है, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल दीस डेज। आपने हाँ। जो भी कहा सब सही है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उनका एक वर्किंग स्टाइल जो है अलग है। और बात यह है कि कस्टमर के साथ हमारा बॉन्ड जो है बहुत गहरा है, क्योंकि हम राइट। एक कस्टमर को एक भगवान की तरह और एक अन्नदाता की तरह हम मानते हैं। और जिसे हम भगवान मानते हैं, ऐसे कस्टमर्स पे हम अगर टैंट्रम्स या फिर होशियारी दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ को कोई अप्रिशिएट करेगा। और अनबिलीवेबल। दूसरी बात, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने दोस्तों में तो कोई ऐसे नहीं कर सकता। देखिए, आई डोंट रेट इट एज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, बट आई डोंट थिंक पीपल विल डू दैट। मैंने सोचा आप कहोगे हाँ, ऐसे बहुत है और पलटा दोगे। पर आप सबके तरफ से कह रहे हैं सर। हैट्स ऑफ सर। अरे क्यों नहीं करूंगा सर। देखिए, व्यापार में हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे एक ही डाल के राइट। पंछी है ना हम। जी सर। हम सब जो मेहनत कर रहे हैं बिजनेस के लिए है ना। लाइफ लेसन्स बहुत हैं यहाँ मेरे लिए। सर एक हल्का सा सवाल है। हमने सेल्स, हाई टिकट वैल्यू के बारे में बात किया। जब कोई पकाऊ ग्राहक मिल जाता है, मतलब दिन भर बैठे हैं पर सेल नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो सर? देखिए, ऐसे सिचुएशंस तो हर मतलब बिजनेस में ऐसा होते होता है हैं। ना? देखिए, होते तो राइट। है, लेकिन जब सेल करते हैं तो 1000 में 1 या 2 ऐसे मिल जाते हैं, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेल्समैन होते हैं, दे आर हाईली चार्ज्ड एंड मोटिवेटेड। राइट। वो भी जाने नहीं हुँ, देते हैं, हुँ। लेकिन वो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कस्टमर जब डिसाइड कर लेता है कि मुझे यहाँ खरीदना नहीं है, कहीं और जाके खरीदना है, या अभी नहीं खरीदना है, बस ऐसे देखने आया,
ऐसा बहुत बार होता है। देखिए 1000 में 1 या 2 कस्टमर ऐसे मिल राइट, जाते हैं, हम राइट, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए इट्स पार्ट ऑफ राइट। गेम एंड वी कैन नॉट गो आफ्टर एवरी प्रॉब्लम। गॉट इट। सर, हमने बिजनेस वैल्यूज के बारे में बात किया है। एक और साइड टच करना है मुझे, विथ सम लिबर्टी एंड योर परमिशन। जब मैंने आपकी टीम से बात किया, जो काफ़ी टाइम से आपके साथ काम कर रहे हैं, थोड़े कॉमन वर्ड सुना है। अगेन विथ लिबर्टी एंड योर परमिशन सर, गलत मत समझिएगा सर। हुँ। 2013 में आप पहली बार आईपीओ का टारगेट रख के चलते समय एक बड़ी रुकावट आई। वो क्यों, कैसे, आप ही बताओगे तो बेहतर है। रुकावट आने के बाद कई लोग आपको डिस्करेज करना, इतने कम समय में क्यों हुँ। ऐसे भाग रहे हो, आपने ऐसी-ऐसी बातें सुनाएँ सर। इतना सब होने के बाद भी ठीक 10 साल बाद आपने फिर से आईपीओ को टारगेट किया। उसके पीछे मोटिवेट करने वाला ड्राइविंग फोर्स क्या था? क्योंकि जब ऐसा रोड ब्लॉक आता है, तो क्यों बेवजह हम किसी के नज़र में पड़ना बोलकर रुक जाते हैं? क्योंकि अगर मैं होता तो यही करता था। आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ यू। मेरा मतलब, व्हाट वाज़ योर माइंडसेट देन? आपने क्या सोचकर ये किया? जो भी इंसान बिज़नेस शुरू करता है, तो उसके माइंड में उसके गोल्स और उसके माइलस्टोन्स अलग रहते हैं। अगर मेरे गोल्स सुनोगे तो आपको हँसी आएगी हाँ, और जब हासिल करूँगा तो उसके बारे में बात ओके। करूँगा। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया, वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन वाज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत हाँ, सारे पैसे कमाए। उस दिन के बाद मैंने कभी ना स्पेक्युलेशन या जुआ नहीं किया। आप लास वेगास जानते हैं, मैं कई बार गया हूँ लास वेगास। वहाँ पर जो टेबल्स होते हैं या स्लॉट मशीन्स होते हैं, उनके पास नहीं जाता। कभी-कभी मस्ती में दोस्तों के साथ गया तो साइड में बैठ के कुछ खाएँगे, पिएँगे, बस वहीं तक। लेकिन अंदर कभी नहीं जाते। बोलेंगे कि फ्री में कुछ अंदर दे रहे हैं तो आके बैठ जा, तब भी मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर या था। क्योंकि उस दिन मैंने मान लिया था कि देखिए अगर मेरे पैसों का नुकसान हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता। वेरी फ्यू प्लेयर्स रन द हाँ, शो और ये बात दुनिया में सब जानते हैं। जी, जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी नाकामी से हमने पैसे खोए हैं। फिर भी किसी भी हाल में मुझे वहीं उसी जगह स्टॉक मार्केट से मुझे पैसे कमाने हैं। अगर मुझे लिस्ट करना है या फिर कुछ और करना है तो मुझे सब कुछ स्टॉक मार्केट से ही करना है, सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं। अगर मैं दूसरा बिजनेस करता तो भी यही ओके। करता था। दैट इज माई माइलस्टोन एक्चुअली। जैसे एक रिवेंज स्टोरी। सो उस माइलस्टोन को नज़र में रखते हुए मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था। और मज़े की बात यह है कि जब मैं मेरे दोस्तों से बात करता था, जब मैंने नया शोरूम लगाया था, मैंने उनसे कहा था कि देख, सिर्फ एक नहीं, मैं 100 शोरूम तक लगाऊंगा। तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि यार शोरूम खोलना क्या कुछ चना खरीदने जैसा है क्या, कुछ भी बोलता रहता है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार अगर मुझे क्लैरिटी मिल गई तो मैं बिल्कुल नहीं रुकता, सोचता नहीं। इट माइट टेक टाइम हाँ, बिकॉज सक्सेस इज a लॉन्ग स्टोरी। या इट वॉज नेवर ए शॉर्ट स्टोरी या एंड इट्स अ जर्नी। ओके, और माइलस्टोन्स भी होते हैं। सो इसी इरादे से 2005 में शुरू होने के बाद 2013 या 14, एक 7-8 साल में उस प्रोसेस को मैंने शुरू किया। जब हमने इस प्रोसेस को शुरू किया उस टाइम पे हमारा कंपनी का टर्नओवर शायद 100 करोड़ था। तो टर्नओवर भी बहुत अच्छा है, तो यही सोच के हमने उसी टाइम पे शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बीन थोड़ा जल्दी ही बजा दिया। जी देखिए, एंड आई हैव लर्न्ड माय लेसन। और गलती राइट, ये किया था मैंने कि मैंने खुद को अच्छे से एसेस नहीं किया, मार्केट और मैं। मतलब मैं कभी नहीं सोच रहा था मैंने कि मार्केट मुझे कैसे देख रही है और किस नज़र से मुझे देख रही है। हर बार बस यही सोचता था मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मेरी ग्रोथ क्या है। बस ये नहीं सोच पाया कि उनकी नज़र में मैं क्या हूँ। मार्केट मतलब प्रोडक्ट मार्केट और स्टॉक स्टॉक मार्केट? मार्केट की स्टॉक बात कर मार्केट। रहा हूँ मैं। हुँ, वहाँ पे जो लोग बैठे हुँ, हुए हैं हुँ। वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट परसेप्शन हाँ, में हाँ, देखते हैं। तो उस टाइम पे हमारे औकात के हिसाब से एक मर्चेंट बैंकर को हमने पकड़ा और जैसे तैसे करके हम चले गए। सो 2013 में हमने 80 टू 90 करोड़ रेस करने का सोचा। ओके, सो 93% सब्सक्रिप्शन आया। सो ओके, 92% यू कैन कॉल इट अ सक्सेस एंड टेक इट फॉरवर्ड। हाँ, सो वहाँ प्रॉब्लम ये हुई थी कि इन्वेस्टर्स दो तरीके के आए थे। मतलब हाँ, एक्चुअली तीन तरीके के होते हैं, HNI इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन, जी, एक भी इंस्टीट्यूशन वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया, वो एक अलग कहानी है। सब मुझे एडवाइस देने लगे कि अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं आए
तो तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर होगा और इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम पैसे ना लो, सोच लो एक बार। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि 90 करोड़ लेकर मैं गेम खेलूंगा, लेकिन मैंने हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में ही सोचा है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और जो हम पे विश्वास रखकर 1 रुपया अगर दे रहा है तो उसे इंसाफ करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई बिलीव इन कर्मा, Yeah. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। Right. अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ के कभी भी कोई गलती मैं नहीं करता। सो एडवाइस पे मैंने सारे पैसे वापस कर दिए हैं, और उस एक दिन हमें 5-6 वाह। करोड़ का नुकसान हुआ। हाँ, लेकिन नुकसान की बात है तो नुकसान कैसे भी भर्ती हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग बिजनेस में हैं। लेकिन तरह तरह की बातें हैं, अपने वाले भी बाहर वाले भी। ये सब जरूरी था क्या? उधर मुंबई में तो साड़ी बेचने वालों को स्टॉक मार्केट में क्या काम, ये यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं है क्या? दोस्त और रिश्तेदार सब कुछ यही बातें करते थे। हमें दिलासा देने वाले भी रहते हैं, पीठ पीछे बात करने वाले भी रहते हैं। दिस इज ए सोसाइटी एंड यू कांट हेल्प इट, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। सो ऐसा बहुत कुछ दिल में बैठ गया, एंड दैट बिकेम अ चैलेंज फॉर मी। उस दिन से 10 साल तक मैं हर लम्हा हर पल बस इसी के लिए ही तड़प रहा था। मतलब मैंने एसेस किया था कि मुझसे कहाँ गलती हुई। ये कॉल ऑफ करने का रीज़न था कि फंड्स नहीं आए थे। तो फंड्स वाले क्यों नहीं आए? अपनी कहानी हम उसे ठीक से बता नहीं पाए, अपनी स्केल उन्हें बड़ा नहीं लगा, और हमारा जो हेरिटेज है, जो 8 साल से हम करते आ रहे हैं, तो उस हेरिटेज में उसे वो मज़ा नहीं आया। तो जब मुझे पता चला कि असली प्रॉब्लम ये है, तो सब चीज साइड में रखकर, नहीं हमें कैसे भी हासिल करना है, मैं हासिल करूंगा, तो फिर वन साइडेड हो गया। मतलब मैंने उस आइडिया को एकदम साइड कर दिया, कहीं फ्रीजर में रख दिया। इसका मतलब यह है कि दिस आइडिया इज नो मोर इन माई माइंड और हार्ट। माई ओनली टारगेट, माई ओनली गोल वॉज टू रीच 1000 करोड़। 1000 करोड़ पाने तक भागा हमने। 1000 करोड़, क्योंकि वो एक मैजिक फिगर होता है, तब जाके वो तुम्हारी बात सुनते हैं। क्योंकि देखिए वो बड़े लोग होते हैं, और 1000 हाँ। करोड़ उनके लिए कोई बात नहीं, उनके कैलकुलेशंस कुछ अलग होते हैं, तरह तरह के होते हैं। और उसी दिन मुझे पता चला, अगर आपके पास 1000 करोड़ है तभी वो आपकी बात सुनते हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ये था कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 करोड़ है, अगर तुम्हारे पास 1000 करोड़ होते तो वो अलग से ट्रीट करते थे। तो बस जिद से सुबह शाम हर दिन मेरा दूसरा कोई काम नहीं होता था। बस यही काम था कि मेरे बिजनेस को बढ़ाता था, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। ऐसा नहीं होता था कि 10 कदम आगे डालता हूं तो 4 कदम पीछे होते थे। हर एक कदम बहुत ही ध्यान से और बहुत सोच समझ के, बिजनेस हो, ब्रांड्स हो, शोरूम्स हो, टीम्स हो, सिस्टम्स हो, प्रोसेसेस हो, या चेक्स एंड बैलेंसेस हो, हर चीज को हर तरह से बढ़ाते हुए 150 करोड़ आने के बाद मैं मार्केट में उतरा। मार्केट में उतरते ही वहां एक नया चैलेंज। मतलब वो पुराने लोग नहीं है, नए लोग आ गए हैं। और पहला अपॉइंटमेंट जो था, मैं वैसे उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ठीक नहीं लगेगा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट फंड के लिए पहली बार हमने एक अपॉइंटमेंट मांगा, फर्स्ट टाइम। बड़े लोगों के पास जाएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे। तो तू उस्ताद है, तो हैदराबाद से आया है, हमने सोचा कि वो चेक लिख के दे देगा। लेकिन हुआ ये कि वहाँ एक मर्चेंट बैंकर होता है, उसने कहा था कि क्या साड़ी बेचने वाले हैं? साड़ी बेचने वालों को स्टॉक मार्केट से, सेम ओल्ड स्टोरी, साड़ी बेचने वालों को स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। तो इन्होंने कहा था कि नहीं सर, इनकी ग्रोथ स्टोरी बहुत ही अच्छी है, अच्छी टर्नओवर है, अच्छा हेरिटेज भी है और बहुत ही सक्सेसफुल है। तो एक काम करो, मार्केट में इन्हें 10 इंटरव्यू दिलाओ, 10 अपॉइंटमेंट इनके करवाओ अलग अलग फंड मैनेजर्स के साथ। 10 लोगों ने अगर टाइम देके इनकी अगर स्टोरी सुनी उन्होंने, तो उसके बाद फिर मेरे पास आना। सो जैसे उसने कहा, जैसे तैसे करके 10 अपॉइंटमेंट्स हमने लिए और उन्हें हमारी स्टोरी भी बताई। सो जिद से फिर इन्हीं के पास मैं पहुंचा, क्योंकि एक बार अगर मैंने ठान लिया तो मैं नहीं छोड़ता। क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपको दिल में बैठ गया कि मुझे ये हासिल Right. करना है, तो मैं पीछे नहीं हटता बिल्कुल। राइट। तो उन्होंने हमारी स्टोरी सुनने के लिए हमें 60 मिनट का टाइम दिया, लेकिन वो 120 मिनट बैठकर हमारी स्टोरी सुन रहे थे। एंड बिलीव मी, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट द चेक। उस दिन मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं समझ गया कि गेम मेरा है। क्योंकि ऐसा होता है कि बस एक बार बड़े प्लेयर आ जाते हैं तो उसके बाद बाकी यूं ही कोई फॉलो मैटर नहीं। करते हैं। इट्स नॉट एन इश्यू, इट्स ए स्मॉल नेट जो टीम होती है। क्योंकि इनके पास एक अच्छा गुडविल है, क्योंकि इनके जो एनालिसिस होते हैं, इनके थॉट प्रोसेस जो होते हैं, द वे दे लुक एट द नंबर्स, दिस पीपल आर नोन द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ऑल्सो मोस्ट क्रेडिबल।
सर ये होने के बाद बताइए कौन है? मुझे टेंशन हो रहा है। तो ये लोग हाईली क्रेडिबल होते हैं। तो उसके बाद हमारा पूरा गेम ही चेंज हो गया। इस सफ़र में हमने लगभग 150 से 160 मीटिंग्स तक हमने किए हैं और एक मीटिंग तकरीबन 60 टू 90 मिनट्स का होता है। इंडिया में, सिंगापुर में, फ़ॉरेन में, जहाँ मिला वहाँ सबको हमने हमारी स्टोरी सुनाई। हर किसी को। सबके लिए बहुत बड़ी चैलेंज क्योंकि वो सब बड़े फंड मैनेजर्स थे। हमको सिर्फ बिजनेस के बारे में पता है। लेकिन वो तो महारथी दयाल शार्क्स। दे नो हाउ टू स्लाइस एंड डाइस यू। ऐसे आपको चूस के फेंक देते हैं। एक बार आपने उनसे मीटिंग कर ली तो उसके बाद ऐसे लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। वाह, 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 वाह! इसका मतलब वो इतने एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में। तो हम इनको बिठा के हमारी स्टोरी जब बोलते, देखिए सर हमारा जो ब्रांड है हमारी साड़ी, तो बोलते साड़ी, क्योंकि देखिए सर कि लोग मुंबई में, सिंगापुर में उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर अगर खिड़की से आप देखेंगे तो साड़ी पहनने वाले कोई दिखाई नहीं देंगे ना। इसलिए जो या हमारी बात है वो समझ नहीं असली सकते। मार्केट पता नहीं उनको। वो मार्केट तो बहुत दूर की बात है, इन्हें साड़ी के बारे में समझाना है कि साड़ी का फ्यूचर क्या है। और एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, और हमें हमारी स्ट्रेंथ भी बतानी है। एक बार भरोसा होने के बाद फिर नंबर्स की बात होगी, फिर वो सब उनको समझाना पड़ता है। तो जब हम सिंगापुर गए थे तो वहाँ हुँ, एक चाइनीज फंड मैनेजर से मिले। उसको इंडिया के बारे में पता नहीं है, कभी ना इंडिया आया। हुँ। वो हमारे साथ बैठा था। उसको साड़ी के बारे में नहीं पता है, ना उसको इंडिया में एथनिक वेयर के बारे में पता है, ना त्योहारों के बारे में पता है, ना बिजनेस के बारे में पता है। उसको समझाते समझाते हम बेहोश होने वाले थे, हम थक गए उसे समझाते हुए। क्योंकि उनका जो इंग्लिश एक्सेंट होता है वो भी काफी वेरिएशन होता है हाँ सर, उसमें। हाँ सर। वो भी इंग्लिश बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी भाषा को समझ के, भावनाओं को समझ के, दर्द को समझ के, बिजनेस को समझ के हमें सब समझाने के लिए हमें तारे दिख गए हैं। इस चक्कर में 4 मीटिंग कैंसिल कर लिए हमने। वाह! क्योंकि ये बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस है, हाँ सर। वेरी टीडियस एंड वेरी एक्सटेंसिव वर्क, उतना आसान नहीं है। खैर फाइनली हमने सबको मनाया। लेकिन आज द ग्रेटेस्ट थिंग ये है कि इस आईपीओ स्टोरी में इन दो चीजों ने मुझे बहुत जोश दिया। वो ये है कि मेजर इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम ऑल मेजर फंड्स ओह! आज के दिन। सारे जी हाँ, ना इंस्टीट्यूशंस। मेरे सर्किल में मेरे दोस्त से, ना किसी रिश्तेदारों से, ना किसी वेंडर से, किसी से मैंने 1 रुपया नहीं पूछा। किसी से मैंने कहा भी नहीं कि इन्वेस्ट करो। आई वॉन्ट टू डू इट ऑर्गेनिकली। अगर पसंद है तो वही लगाएंगे, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मेरे बिजनेस पे, मेरे फ्यूचर पे, मेरे मॉडल पे, मेरे ग्रोथ स्टोरी पे मुझे इतना भरोसा है। आज वो मेजर इन्वेस्टर्स हैं। ये सब ठीक है, लेकिन दूसरी एक बात, ये एक बेल सेरेमनी होता है। लिस्टिंग के दिन सब जाके फैमिली मेंबर्स बेल बजाते हैं। तो उस सेरेमनी के लिए वो सब जो वीवर्स होते हैं, जो मेरे साथ पहले से थे, उनके साथ मिलकर, मतलब देखिए वो सब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और गांव से आए हैं। तो उन सबको लेकर स्टॉक मार्केट में लाकर उन्हें वहां पर बिठाया। उन सबको लाकर उनके सामने बैठाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मैंने वो बेल बजाई। वो देखकर उनके आंखों में आंसू आने लगे। हम जैसे लोग स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर आना ही बड़ी बात है, हमको बिठाकर आपने ये किया, हमारी मर्यादा की। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज, चाहे कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचे, हमें रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर एंड कनेक्ट टू योर रूट्स। दैट इज द सक्सेस। क्रेजी सर। ग्रेट इंस्पिरेशन। एक और बार। थैंक यू। ये सब पहले कहीं नहीं बताया आपने। लगता है सिर्फ मेरे लिए ही आपने नहीं बताया होगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए सीरियसली। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में जो जवाब दे रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट होता है सवाल करने वाले। और मुझे आप में ये चीज़ पसंद आई कि आपने राइट क्वेश्चंस राइट वे में आंसर के लिए आप पूछ रहे हैं। मतलब इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च करके, उस रिसर्च को अच्छे से समझ के, मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, उनसे कैसे बात करेंगे तो आपके व्यूअर्स के लिए एंड नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है उन बातों से, आपके पास एक क्लैरिटी है। उन्हीं क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सवाल पूछें या ना पूछें, ये इट इज़ ऑलवेज देयर इन माई हार्ट, इन माई माइंड, इन माई सिस्टम। ये चीज़ें आप बाहर ले आए हैं। और मेरी तरफ से आपके लिए ये एक एडवाइस हाँ है सर। कि तो आप क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की तरफ अच्छी सी रिसर्च करके, बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए, और कई सारे इंटरव्यू करके, ये सुनकर अगर वो लोग तरक्की पाएंगे तो दैट इज योर सक्सेस। थैंक यू आई वेरी विश यू मच ऑल द सर। बेस्ट। इट मीन्स अ लॉट। आपसे आना मतलब मैंने पहले कहा था, शूट से पहले आपको बता रहा था, मेरी टीम को मेरी ही नज़र लगेगी। बट आई हैव अ ग्रेट टीम एंड आपने जैसे कहा वी फोकस ए लॉट ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी। डेफिनेटली आई विल टेक योर एडवाइस या एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेट लेसन सर। और थोड़े सवाल है,
थोड़ा समय दे सकते या हैं या आप? नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। मतलब दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ जस्ट माय व्यू। 1 लाख से शुरू करके आज 1300 करोड़ के ऊपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शुरू में आपने बताया कि 50 एम्प्लॉयी थे, आज 6000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। एंड द वे यू स्पीक अबाउट योर वाइफ, आपकी फैमिली, जो भी आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। इफ़ यू कैन टॉक अबाउट योर फैमिली सर। या अगर इस बिजनेस के बारे में बात करना है तो मैं और मेरे वाइफ ने मिलकर शुरू किया था। राइट, और मेरे वाइफ के 3 कजिन्स हैं। राइट। तो फिर वो सब साथ में पले बड़े हुए हैं, तो सब उनको दीदी दीदी बुलाते हैं। अगर रिश्ता देखा जाए तो ये साले दोनों साहब। भी एक भाई और बहन के दोनों बेटा बेटी ओके, हैं। ओके। तो वाइफ को वो अक्का अक्का कह के बुलाते हैं, यानी दीदी, मतलब साथ में पले बड़े हैं। तो जैसे शुरू करने के बाद सबसे पहले कल्याण मुझसे एसोसिएट हुआ। कला मंदिर एज वी आर कल्याण जी। ग्रोइंग, हाँ, हाँ, मैं उनका मिला लास्ट उनसे। नेम भी कला मंदिर कल्याण हो गया है। हाँ, राइट, तो जैसे ही मेरा बिजनेस बढ़ता गया तो मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइक माइंडेड हो, एजुकेटेड हो और जो अपना विजन शेयर कर सकें। मतलब अच्छे दिन में हर कोई साथ देता है, अगर बुरे वक्त में साथ देना है तो इट हैज़ टू बी योर ब्लड। राइट। और मैं शुरू से एक चीज़ में बिलीव करता था कि फैमिली इज कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग वेल्थ। मतलब शुरू से भी मेरा टारगेट सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, मेरा टारगेट था आई वांट टू क्रिएट वेल्थ अराउंड मी। राइट। ये वेल्थ क्रिएशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, एक इंसान से या फिर कोई 2 लोग मिलके नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल और लाइक माइंडेड पीपल एक बड़ी सी ग्रुप या गैंग को तैयार करके एग्जीक्यूशन में उतर के उसको आगे ले जाना चाहिए। इसी थॉट के साथ जिस चीज़ में मैंने फर्स्ट बिलीव किया, इट वॉज माई ब्लड। मेरे 2 भाई हैं, हम 4 लोग हैं और मेरी एक बहन है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरे बाद वाले सब अमेरिका पहुँच गए हैं। ओके। वो कई सालों से हैं, मेरे माँ की तरफ वाले सब वहीं हैं। तो जैसे ही बिजनेस बढ़ता गया तो मैं अपने 2 भाइयों को समझा कर उन्हें यहाँ लाकर उसके बाद उन्हें ये बिजनेस में मैंने शामिल किया। साथ ही कल्याण और उसके 2 भाई भी आ गए। तो सब लोग हम जो है 6 फैमिलीज़ हैं, अगर वाह! हमारे दामाद को भी मिला लो तो 7 फैमिलीज़। सो मतलब वुमेन इन द फैमिली, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, शी इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस, बट रेस्ट आउट ऑफ द 7 फैमिलीज़, 13 पीपल, डे एंड नाइट इंक्लूडिंग वुमेन एंड मेन, दे वर्क इक्वली हार्ड। वाह, वाह, वाह! क्योंकि इस चीज़ की खूबसूरती ये है कि सिस्टम तो सब सेट है, किसका टैलेंट क्या है, स्किल सेट क्या है और वो देखकर किसको क्या काम देना है तो मैंने पहले ही डिज़ाइन किया था। तो ये सब करते हुए मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये फैमिली रन बिज़नेस एक लेवल पे आने के बाद बढ़ नहीं पाना, ख़त्म हो जाना, ये मैंने देखा है। ये इसीलिए होता है कि ये फर्स्ट जनरेशन के लोग बहुत ठीक होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोग जब वो बिज़नेस में आते हैं तो फर्स्ट जनरेशन लोग दे नो द वैल्यू ऑफ बीइंग टुगेदर। उनको राइट। भूख प्यास पता है, तकलीफ़ें पता है। सेकंड थर्ड जनरेशन्स को ये मालूम नहीं। नए जनरेशन्स आने के बाद जब ये लोग बिजनेस में आते हैं तो एम्बिग्विटी से बिजनेस आगे नहीं बढ़ना, खत्म हो जाना। तो यही सब सोच के मैंने एक फैमिली ट्रस्ट बनाया। फैमिली ट्रस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना, सक्सेशन प्लान, मतलब सेकंड एंड थर्ड जनरेशन्स तक भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, डूज एंड डोंट्स। इफ somebody wants to come into the business, how they have to come, how they have to be inducted, what is their role, उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है, वेल्थ को कैसे बांटना चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब मेरे जाने के बाद भी ये संस्था और ये व्यवस्था चलनी चाहिए। देखिए, इसलिए कि अगर कोई एक नया एंटरप्रेन्योर है, लीडर है, विजनरी है, जो कल को देख सकें, दे विल बी सक्सेसफुल। जो कल की कल्पना कर सकता है और वही व्यापार या जीवन में तरक्की करेगा। और लकीली मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है या फिर मार्केट का जितना भी समझ है, उससे जितना हो सके फैमिली को एक साथ रखकर कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल मतलब ऑफ कहाँ कोर्स। प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन रेडी रख के, उससे ये होता है कि दैट विल बी लाइक ए केक वॉक। तो यही सोचकर अब तक सब प्लान करते हुए आए हैं। सो फैमिली ट्रस्ट क्रिएट किया अमेजिंग। हमने। ये सब किताबों में पढ़ा है। मतलब जब साथ खड़े हो तो नेचुरली कोई नहीं रुक सकता सर। ट्रू। आपने बताया नहीं आपका माइलस्टोन क्या है, बट आई एम श्योर, आई एम प्रेइंग यू विल डेफिनेटली रीच देयर। सर, जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि अगर रीस्टार्ट करना है तो तब भी साड़ी का बिजनेस ही जी। करोगे। उसका एक एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ। अगर कोई 20-25 साल का नौजवान
आपका पॉडकास्ट देख रहा है, उनको इससे स्फूर्ति मिलकर वो एक 10 लाख जुटाकर अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर उनको एक रोड मैप देना है, तो आप क्या दोगे? शायद आपके जितना अनुभव नहीं है उनमें, पर कोई गाइडलाइंस? देखिए, बात ये है कि पहली बात वी हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। हमें समझ में आना चाहिए कि हम किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कस्टमर टारगेट क्या है, कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी वास्ट। और हमारे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में 100 रुपए से 3 लाख तक हम बेचते रहते हैं। मेंस में है, वुमेन्स में है, किड्स वेयर, लेडीज अपैरल, हम सब बेचते हैं। मतलब अगर आपके पास सिर्फ लिमिटेड बजट है और आप यही बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर हमारे ज़माने से कंपेयर किया जाए तो कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि तब बहुत क्लोज्ड मार्केट था। कहाँ क्या मिलता है पता नहीं था। पता चला तो भी कोई सपोर्ट नहीं करते थे। आज तो ओपन मार्केट है। कोलकाता जाओगे तो चोर को भी माल मिलता है। अगर सूरत जाओगे तो किसी को भी मिलेगा। मतलब ये है कि मार्केट इज़ ओपन। मतलब अच्छे लोगों के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो माल वहाँ से लाकर होलसेल या फिर सेमी होलसेल या फिर ऑनलाइन बेचना है। मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज। पहले आपको एक दुकान चाहिए था अगर आपको कुछ कपड़े बेचना है तो। वो दुकान छोटी है या बड़ी है वो तो सेकेंडरी है। आजकल आपको दुकान की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब हाँ, ऑनलाइन बेच रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल सर्वाइविंग लाइक दिस राइट। एंड ट्राई टू टेक वन स्टेप एट ए टाइम टिल यू अंडरस्टैंड। ट्राई टू टेक वन स्टेप एट ए टाइम। लेकिन जब आपको आपके बिजनेस के बारे में समझ में आ जाता है तो उसके बाद आप जो है आपकी मर्जी, कैन गो राइट, अग्रेसिवली। गॉट इट। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज़ ऑफ ई-कॉमर्स एंड जैसे आप जानते हो क्विक कॉमर्स, मिक्सर से लेकर हेयर ड्रायर 10 मिनट में घर पहुँच रहा है। और कपड़ों के मामले में इंस्टाग्राम में पोस्ट को बूस्ट करके, मतलब इफ़ यू कैन पोस्ट द पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, दे आर एबल टू सेल प्रिंटेड टी-शर्ट्स। और आपने भी कोविड में ई-कॉम शुरू किया था ना सर? राइट। तब आपके या सारे या स्टोर्स बंद थे। सो आपको ये शिफ्ट कैसे लग रहा है सर? ऊपर से ये रिटर्न्स और एक्सचेंजेस की वजह से ई-कॉम में मैंने सुना है कि बिगेस्ट लॉस टू द इकोनॉमी हो रहा है। इसके बारे में आपको क्या लगता है सर? सर, बात यह है कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इन ई कॉम व्हेन कोविड हिट। सो क्या करना पता नहीं, तो हमने ये किया कि हमारे टीम्स और सिस्टम्स को हमने सेटअप करके अप एंड रनिंग बनाया एंड फिर हमने ई कॉमर्स शुरू कर दिया। उससे पहले नहीं था? नहीं, पहले इतना सीरियस नहीं था क्योंकि देखिए ये जो साड़ी खरीदना है ये एक रिचुअल हाँ है। सर। बेसिकली इट्स एन एक्सपीरियंस। सो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर एक रेड कलर है तो सिर्फ रेड नहीं होता, उसमें 10 कॉम्बिनेशंस होते हैं। सनलाइट में, येलो लाइट में और वाइट लाइट में अलग अलग तरह दिखते हैं। वो साड़ी को कंधे पे रखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं उस साड़ी को। और साड़ियों में बहुत वेराइटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉल होता है, कुछ लोगों को स्टिफ फैब्रिक पसंद आता है, कुछ लोगों को फ्री फॉल चाहिए। देर आर n number of combinations. So basically what you see in the picture and what you see in real is totally different. So यही reasons की वजह से किसी भी दिन हम ये जैंट ई कॉमर्स वालों से नहीं डरते हैं। अब तो एक कैटेगरी निकाल दिया उन्होंने। और टाइम भी बहुत बदल गया है। जैसे आजकल ग्रॉसरी मतलब ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स या फिर एम कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही हाल है। आज भी ई कॉमर्स इतना डीप पेनेट्रेट होने के बावजूद भी हमारी तरह बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। बट वॉट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू जनरेट कंटेंट। हर रोज ऑनलाइन में फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में लाइव शोज चलाकर हमारे डिजाइन उन्हें बताते हैं और उसका एक्सपीरियंस करवाते हैं। अगर पसंद आता है तो लोग फॉरेन से भी खरीदते हैं, क्योंकि जो भी पसंद आए खरीदते हैं, क्योंकि ब्रांड और हुँ, हेरिटेज है। और उनको हाँ, ये बात भी पता है कि जो हम ऑफ़ कोर्स। दिखाते हैं वही बेचते हैं। और उनको व्हाट यू पता है सी इज व्हाट क्वालिटी यू के गेट। बारे में। हाँ, क्योंकि ब्रांड हेरिटेज भी और हाँ, भरोसा भी है। अगर वाकई में उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी विल असिस्ट एंड वी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद इन वाह! 24 आवर्स। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट। हुँ, सो इसकी वजह से थोड़ा बहुत बिजनेस होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो स्टोर में आते हैं साड़ी पहन के एक्सपीरियंस करके जो खरीदने वाले हैं, उन लोगों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि 63 स्टोर्स हैं। और जिस तरह से हमारा लेंथ एंड ब्रेथ हमने जो स्प्रेड किया है, तो जिसको जो ब्रांड चाहिए वो आके हमारे पास खरीद सकता है। हुँ, एंड दे प्रेफर डूइंग गॉट दैट। इट। सर आपसे एक एडवाइस चाहिए। सर जनरली जब हम स्टार्टअप्स, बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, तेलुगु लोग क्यों ज़्यादा नहीं दिखते हैं? मतलब गुजराती हो गए, नॉट नॉट फोकसिंग ऑन सिंगल पीपल, मारवाड़ीज़ हो गए, ये लोग ज़्यादा दिखते हैं। तेलुगु वाले क्यों नहीं दिखते? मतलब हो सकते हैं थोड़े बहुत, मेबी मैं गलत हो सकता हूँ, बट अगेन इट्स जस्ट माय व्यू। तो हमने सोचा हमको कुछ करना है और ये कंटेंट शुरू किया और धीरे-धीरे ओपन माइक फॉर स्टार्टअप्स जैसे इवेंट करने लगे।
ये एक्टिविटीज़ स्टार्टअप्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए करते हैं। नेचुरली कुछ लोग हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि अभी आप बहुत हाई लेवल पर है, जो आपको दिख रहा है, तेलुगु वालों का बिजनेस, इकोसिस्टम और उनका फ्यूचर ये कैसा रहेगा? देखिए, इस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। ये तेलुगु है, तमिलियन है, हिंदी है, नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी। पहले ज़माने में एक सपोर्ट सिस्टम रहता था। गुजराती वाले क्यों डेवलप होते थे, मारवाड़ी वाले क्यों डेवलप होते थे, क्योंकि उनका एक सपोर्ट सिस्टम कंप्लीट डिफरेंट रहता था एंड द वे दे ऑपरेट इज़ एंटायरली डिफरेंट। अब ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से दुनिया को छोटी बना दी है उसने, अगर हमारे पास टैलेंट है, प्रोडक्ट सही है और सही आइडिया है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एंड या इट माइट टेक टाइम फॉर वेरियस करेक्ट। रीजंस। उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, सीरियसनेस चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, ओवरनाइट अगर आप सक्सेस को एक्सपेक्ट करके उसके पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वी नीड टू स्टार्ट स्लो, वी नीड टू प्रूव आवर मॉडल, और आपको देख समझ के आपके कदम को रखना राइट, चाहिए आगे, क्योंकि यू नीड टू ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो यू कैनॉट बी सक्सेसफुल ओवरनाइट। ओवरनाइट। गॉट इट। सर, एक छोटा-सा मस्ती सवाल है, हम्म रैपिड फायर है पर आप लेंथी जवाब भी दे सकते हैं। पहला सवाल मेरी टीम ने मुझे पूछा, सर ने जो ड्रेस पहना है उसकी कीमत क्या है? क्या वो डिज़ाइनर वेयर है? कॉस्ट कितना होगा? देखिए, जहाँ तक शॉपिंग की बात है, मुझे जो भी शॉपिंग करना है जब मैं अमेरिका जाता हूँ मैं वहीं खरीद लेता हूँ। ओके, ये शर्ट भी मैंने वहीं से ली थी ओके, एंड आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड ओके, एंड आई डोंट रिमेंबर द प्राइस। ओके फाइन। लोगों ने दिखा तो हम उसको डिज़ाइनर वेयर मानते हैं इसलिए। एग्जैक्टली। देखिए, मैं भी पहले ऐसे कपड़े पहनता था जिसमें ब्रांड और लोगो अच्छे से सबको दिखाई दे। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। ओके, मेरे पास एक बैग था, ओके, वो एक हाई एंड बैग था, हाँ, मेरा लैपटॉप बैग था। तो मैं दुबई में एयरपोर्ट में चलते हुए जा रहा था, तो बैग मतलब जो ब्रीफ केस है उसके ऊपर बैग रख के मैं एलवी शोरूम गया। तो वो सब पूछ रहे थे कि सर ये कौन से ब्रांड का बैग है, क्योंकि उस बैग के ऊपर कोई लोगो नहीं था। लेकिन बात यह है कि उस बैग के ऊपर जो उसका जिप है उस पे ही उसका ओके, लोगो है, टॉम फोर्ड। ओके, सो तो ये देख के वो कहने लगे कि वी रेयरली सी पीपल कैरिंग साइलेंट लग्जरी। ओह! तो तब मैंने सोचा कि यार कपड़े तो मैं खुद के लिए पहनता हूँ, और उसके बाद मैंने ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दिए जिसपे ब्रांड लोगो क्लियरली दिखता हो। ओके। सर, एक और चीज़, अक्सर हम लोग ये सुनते रहते हैं, एक्चुअली ये सवाल मैंने अपने परिवार वालों से लिया। लेडीज़ को जितनी भी साड़ियाँ हो, एक और साड़ी के लिए हमेशा जगह रहती है। सर, आपने कभी सोचा इस बारे में? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट कंफर्ट्स एंड कॉन्फिडेंस ये बिजनेस के ऊपर आने का कारण यही है। आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर घर की कहानी यही है। राइट। देखिए, हमारे एक होते हैं लेकिन उनके 4 वार्डरोब होते हैं, फिर भी उसमें साड़ियाँ नहीं होते हैं। जितने भी कपड़े हो फिर भी एक और और, एक, बस एक और, लास्ट वन। हाँ, और एक चाहिए। देखिए, ऐसा होता है, दैट इज द ड्राइविंग राइट। इकोनॉमी। देखिए, एक और ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि अपनी इंडियन इकोनॉमी इज ब्यूटिफुली डिजाइन्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। ओके, बाय डिजाइन, इट्स ऑल कल्चर बेस्ड। हाँ, हमारे कल्चर से ही शादी त्योहार आए हैं, और ये शादी त्योहार सेलिब्रेशंस इज नथिंग बट आवर इकोनॉमी। इंडिया अच्छा, में देखिए, मेजर ड्राइवर फॉर इंडियन इकोनॉमी इज शादी और त्योहार। राइट, जो पैसा हम शादियों में और सेलिब्रेशंस में खर्च करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता। अब कहीं भी चले जाइए, लेकिन इतनी लग्जरी और हुँ, लैविश स्पेंडिंग जो है आप यूएस में भी या, नहीं देख सकते हैं। पर यहाँ अपनी स्थिति के हिसाब से सब खर्च करते हैं। जिसके पास 1 लाख है वो ज्यादा खर्च करता है, जिसके पास 1 करोड़ है उससे भी ज्यादा खर्च करता है। सो इन्हीं रीजंस की वजह से अपनी इंडियन इकोनॉमी का जो डिजाइन है, इट्स ए ब्यूटीफुल डिजाइन। इसीलिए अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो हर 2 महीनों में या फिर हर 45 डेज के अंदर एक एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन रहता है। होता है। हाँ हर सर, 2 महीनों में एक शादी होती है, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हर हफ्ते में किट्टी पार्टी भी होती है। सो इंडिया इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। राइट सो सर, बेसिकली जो पीपल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्पेशली फॉर वुमेन, खास करके साउथ इंडियन वुमेन के लिए ज्वेलरी और साड़ी ही होती है, क्योंकि किट्टी पार्टी में कोई भी ज्वेलरी पहन के नहीं जाते हैं। दे शोकेस देयर वेल्थ एंड देयर हैप्पीनेस थ्रू साड़ी। तो इसलिए बहुत साड़ियाँ रहने के बावजूद भी कोई रिपीट नहीं करना चाहता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि वो बेचारे किसी और को नहीं दे सकते हैं, वो खुद भी नहीं पहनते हैं, उसको फेंक नहीं सकते फेंकेंगे हैं, भी नहीं। और उसे रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, और उसे एक जगह महफूज रखने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। इट्स साइंस प्रैक्टिकल इश्यू है एक्चुअली। ये। हर कोई रिलेट कर सकता या है या इससे। या
सर, आपकी पत्नी की पहली साड़ी हुँ, याद है जो आपने खरीदी? या क्या आज भी आप इन्वॉल्व होते हो जब वो खरीदते हैं? ये बताइए। हाँ, जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी होने से पहले ही वो मेरी हाई स्कूल ओह! स्वीटहार्ट थी। अरे! इसके बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया। जब नई-नई शादी हुई तब 2 या 3 हज़ार की साड़ी मैंने ली थी, ये शायद 30-35 साल की पहले की बात है। सो 2-3 हज़ार की मैंने साड़ी ली थी, साड़ी देखते वो इतनी खुश हो गई थी, आई मीन एटलीस्ट एक्टिंग कर रही थी। सो सो इतने साल पहले 3000 मतलब नेचुरली वो खुश या होंगी सर। सो साड़ी देख के बहुत खुश हो गई थी, लेकिन कभी भी वो साड़ी नहीं पहनती थी, क्योंकि उस साड़ी को मैंने गिफ्ट दिया था, तो मुझे याद होगा ना कि पहनती कि नहीं हाँ। पहनती। कहती थी कि एक अच्छे ओकेशन के लिए वेट कर रही हूँ, लेकिन कभी भी नहीं पहनती। फाइनली मैं समझ गया कि उनको साड़ी पसंद नहीं आई। अरे रे रे रे! सो एक्चुअली वो चीज़ ये इंसिडेंट मेरे बिज़नेस ग्रोथ के लिए बहुत काम आई, क्योंकि मैं समझ गया कि साड़ी सेलेक्ट करना मुझे नहीं आता, इसलिए जो काम मुझे नहीं आता, मैं किसी और से करवाता हूँ जो जानते हैं। ओके, नाइस एक्सपीरियंस, बेस्ड हुँ, लर्निंग। हुँ। क्या आप अभी भी इन्वॉल्व होते हो जब वो साड़ी खरीदती है? हाँ, पर अब टेक्नोलॉजी आ गया तो उसको 4 साड़ी बताकर पूछता हूँ कि कौन-सा वाला चाहिए और वही ले जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आजकल वी आर टू फार अवे फॉर दोज़ राइट, राइट, सरप्राइज़ेज़। राइट। इसका मतलब जब प्यार में हो या नई-नई शादी हुई हो, तब ये सब कुछ अच्छा लगता है, नाइस। लेकिन इवेंचुअली यू नो सर, आजकल रॉ टॉक्स में थोड़े इरेगुलर सवाल भी कोशिश कर रहा हूँ, ये उन्हीं में से एक है। आपकी कंप्लीट जर्नी में आपके लिए या परिवार के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या खरीदा आपने? ज्वेलरी छोड़ के, हाँ? अब वो चीज़ क्या हो सकती है? आई डोंट नो। फटाक से कुछ याद आया? कॉस्ट नहीं पूछूँगा। घड़ी है। ओह! आजकल एक्सपेंसिव गिफ्ट मतलब आज घड़ी ही है ना, और क्या है? उनके लिए बैग्स हैं, लेडीज़ के लिए हैंड बैग्स हैं और हमारे लिए एक वॉचेस। 10-20 लाख का होगा सर। और ये सब क्यों अब? सर ये मतलब एक्चुअली ये ये वॉच मेरी वाइफ़ ने गिफ्ट किया था। ओह वाओ! क्या जी, मैं देख सकता हूँ सर? देखिए एक बार। ओके, शो के बाद देखता हूँ। ओके। सर, ये राउंड में एक आखिरी सवाल, सीरियस क्वेश्चन। अगर आप ओके हो तो ही जवाब दीजिए। आपकी टीम से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि लगभग सारा स्टाफ 10 से 15 साल से आपके पास ही है और उन्होंने एक कॉमन बात बताई, मतलब कंप्लेंट नहीं, सर काम के मामले में बहुत कठिन है। पत्नी, बेटी वो कुछ भी नहीं देखते। मतलब बैंड बजाते हैं सबकी। सर, क्या इससे आपको कभी समस्या नहीं हुई बीइंग सीरियस एट वर्क? देखिए, बात ये है कि अगर मैं किसी पे अगर गुस्सा करता हूँ, तो वो मेरे करीब वाले होते हैं। अगर रोड पे जाने वाले पे गुस्सा करूँगा, तो वो क्यों चुप बैठेगा? अगर मैं वेंडर पे गुस्सा करूँगा, तो वो क्यों खामोश बैठेगा? देखिए, ये लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज़ इट्स इंस्टेंट। उस पल कुछ गलत होता है तो मैं बोल के ख़त्म कर देता हूँ एंड आई डोंट कैरी इट। इसका मतलब ये हुआ राइट। कि तुम पे दुश्मनी बना के, तुम्हें टारगेट करके, तुम्हें टॉर्चर करके, आई नेवर डू दैट। पॉइंट टू हुँ, पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक। अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूँगा। अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, आई डोंट केयर। एंड कभी-कभी गुस्से में कुछ ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, जो मैंने अनजाने में कह दी, तो उसके बाद उन्हें बुलाकर फिर से उनसे बात करके मैं डायरेक्टली सॉरी ना बोलूँ, पर ये बोलता हूँ कि यार कुछ मत समझ, दिल पे मत ले, ठीक है? तो अगर मैं समझाता हूँ तो उनको भी समझ में आता है कि यार इतने लेवल पे रह के ये हमसे सॉरी बोल रहे हैं, जी हाँ, तो उन्हें समझ में आता है कि ये यार ये रिपेंट कर रहे हैं। तो मेरे पास ये है कि अगर गलती मेरे तरफ से हुई है तो आई नेवर शाई अवे गॉट इट। कम्युनिकेटिंग माई रिग्रेट्स टू वॉट हैपन टू द पीपल, वो छोटा हो बड़ा हो, आई इमीडिएटली डू दैट, क्योंकि मुझे रियलाइज होना चाहिए राइट, कि यार कुछ ज़्यादा ही डांट दिया मैंने उसे, उसकी गलती नहीं रहने के बावजूद भी मैंने डांटा उसे, या फिर कहीं वर्क का प्रेशर जो है, फ्रस्ट्रेशन इधर मैंने इस पे दिखाना। उतार दिया सब कुछ। देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग यू विल नो इट रियलाइज शोज़ सर, जब वो इतने लॉयली आपके बारे में प्रेम से बात एंड दे करते नो, हैं। इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स ओनली नेचुरली, अबाउट बिजनेस। कुछ बातें समझ में आ जाती है। सुन के बहुत, बहुत अच्छा लगा मुझे। डेफ़िनेटली इट शोज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। सर, आपके जर्नी में आपने फेलियर्स के बारे में बहुत खूब बताया एंड डेफ़िनेटली बिज़नेस मतलब अप्स एंड डाउन्स तो रहता है। कभी आँसू आना या दिल को ठेस पहुँचना या कोई रिग्रेट कि मैंने ये शुरू किया, ऐसा कुछ हुआ है सर? अरे ज़रूर होता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग इफ यू सी ए फेल्यूर, आई क्राई इन साइलेंस।
इन साइलेंस आई क्राई इसका मतलब ये है कि अगर आपके ज़िंदगी में अब तक आँखों में आँसू नहीं आए तो इंसान इंसान नहीं है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं भी एक तरीके से इमोशनल फूल की तरह हूँ एंड बहुत बार ऐसा होता है कि you lose your control, but I don't do it publicly, but within myself I realize कि हाँ मेरे में भी इमोशंस है। जी सर। और सर, हर एपिसोड के आखिरी में 2 सवाल पूछते हैं। एक, आपकी स्फूर्ति क्या है? इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ सिचुएशन, मूवी, इंसान। और दूसरा, व्यूअर्स के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए आपकी एडवाइस क्या है? सर फर्स्ट आई विल आंसर योर सेकंड क्वेश्चन ओह! प्लीज़। एंड यंगस्टर्स के लिए मेरा एडवाइस ये है कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम जो देखते हैं ये ब्यूटीफुल फेरी टेल स्टोरीज सारे कई हज़ारों में एक का होता है। हम उसे इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं लेकिन उसके फुटस्टेप्स फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके सक्सेस में भी कई सारे फेलियर्स होते हैं सर। आज की जनरेशन के लिए क्या चाहिए? क्विक मनी एंड क्विक सक्सेस। दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। हर इंसान को एक स्ट्रैटेजी और टारगेट चाहिए। जैसे बताया था, हर इंसान एक चीज़ पे फोकस करके उस पे टारगेट करें। उस टारगेट को पाने के लिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसका बाई प्रोडक्ट है आपका सक्सेस, आपका वेल्थ, आपका फेम। इफ़ यू रन अराउंड वेल्थ, इफ़ यू रन अराउंड मेकिंग मनी, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। टारगेट तक पहुंचने के लिए सही स्टेप डालते हैं, गलतियां होती हैं, नीचे गिरते हैं, उठते हैं, गलतियों को समझते हैं, उनको सुधारते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आपकी कमिटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब ज़रूरी है। देखिए आज मैं इतना सीख कर इस पोजीशन में आपके सामने अगर बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी फॉर मी, क्योंकि ये सब एक बार में नहीं मिला। जैसे मैंने बताया, मैं मेरे खुद के फैमिली बिजनेस में सेट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने राइट सर। बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से। जैसे अकाउंटिंग सीखा, कैश मैनेजमेंट सीखा, बिजनेस कैसे रन करते हैं, फंडामेंटल सब सीखा। मेरी अगली स्टोरी जो फेलियर स्टोरी है, जो एक मेजर सेटबैक है मेरे लिए, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से मैंने क्या सीखा कि जिंदगी में कभी भी स्पेक्यूलेशन नहीं करनी चाहिए। जिस चीज में हमारा एक्सपीरियंस नहीं है उस पर बेट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ऑलवेज। और जब मैं दुबई गया था, अगर मैं पूछूं कि दुबई ने मुझे क्या दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दुबई ने मुझे मुझसे इंट्रोड्यूस नाइस। करवाया। और जब मैं दुबई से अमेरिका पहुंच गया, अगर आज के दिन इतना बिजनेस कर रहा हूं, तो वहां पे जो बिजनेस फंडामेंटल्स मैंने सीखे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ये सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड जो है, ये सारी चीजें मिला के मैंने मेरे बिजनेस में इंक्लूड किया, तभी जाके ये बिजनेस सक्सेस हुआ है। ये बस ऐसे ही नहीं हुआ है। राइट सर। स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज में एक फाइनल स्पीच देते हुए कहा था, डोंट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड व्हेन यू लुक बैक द डॉट्स विल बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। मतलब हर एक फेलियर में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, तो वो चीज आप सीख के उसे करेक्ट करके, आप टारगेट लगा के उसे मेहनत करके उससे सीखना चाहिए। सर मुझे 20 साल लग गए सर यहाँ तक पहुंचने के लिए। पब्लिक लिस्टिंग वाली मेरी टारगेट को पाने के लिए मुझे 20 साल लग गए सर। 20 ईयर्स मतलब ऑलमोस्ट 240 मंथ्स। एक महीने में 30 दिन, दिन के 24 घंटे मैं सिर्फ यही काम पे था। तो देखिए मेरी एडवाइस ये है कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, लाइक यू नो हर चीज़। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लीज़ डोंट ट्राई टू फॉल अंडर दिस फॉल्स, क्या कहते हैं इसे, फॉल्स यूनिकॉर्न्स या वैल्यूएशंस। देखिए सर, बिना प्रॉफिट के वैल्यूएशंस लाते हैं, कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं चलता। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, इट्स ऑल ए डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन एक या इंसान की तरह हम सरवाइव होकर फ्यूचर के बारे में तरक्की करना है तो मेहनत करना है। बिजनेस हो या जॉब हो, अच्छे से करना है। एंड ऑफ द डे हमारे खर्चे के बाद थोड़ा बहुत राइट सर। प्रॉफिट रहना चाहिए, बगैर प्रॉफिट के कुछ नहीं करना चाहिए। फिर उस प्रॉफिट को जमा करके एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कहीं इन्वेस्ट करके आगे राइट। बढ़ना है। दिस इज हाउ। And डेफिनिटली when it ग्रेट comes to the एडवाइस। inspiration, there are so many people. They are not one or two. There are so many people. जो भी मेरे लिए एक अच्छी बात कहता है तो मैं वो बात उनकी ज़रूर सुनता हूँ। और मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मुझसे अच्छी बात कुछ कहते हैं तो मैं बहुत कॉर्डियली रहता हूँ उनके साथ। और मैं मेरे स्टाफ के साथ भी ऐसा रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी सिर्फ ओपन डोर पॉलिसी है। अगर मेरे शोरूम में जो स्वीपर है, अगर वो आके मुझसे कुछ कहता है, या फिर कोई एक सेल्समैन का असिस्टेंट है, या कोई सेल्समैन खुद है, अगर वो कुछ भी कहते हैं तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ। लेकिन वो बातों से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ सेकेंडरी। हर चीज़ के लिए आई कीप माई ईयर्स ओपन टू द ग्राउंड। क्योंकि जब एक इंसान बात करता है तो 100 चीज़ें बोलता है, लेकिन एक चीज़ का सिग्नल मिलता है। लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्योंकि एक इंसान जब बात करता है तो 10 चीज़ें बात करता है, बाकी सब डिस्टर्बेंसेस है, लेकिन एक सिग्नल होता है। जिस दिन आप वो सिग्नल को पकड़ लोगे आपकी तरक्की हो जाएगी।
इसलिए मैं किसी की भी बातें सुन के ऐसे ही नहीं छोड़ता हूँ. सो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड अगर इस चीज़ से मेरा फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आई ट्राई टू अडॉप्ट एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट. वाओ! कितने बिजनेस लेसन्स, कितने लाइफ लेसन्स सर. ग्रेट मोटिवेशन Thank एंड you. द एडवाइस यू हैव गिवन. अगर मैं इसे लिखना शुरू करें तो 100-200 पॉइंट निकलेंगे सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अगर Thank you. मौका मिले तो एक और बार आकर आपके पास बैठना एनी चाहता हूँ टाइम. सर. कहा ना, थैंक यू ओपन सो डोर मच पॉलिसी है. अमीरपेट में रहता हूँ, ऑफिस पे कभी भी आ सकते हो तुम. जब जरूर भी सर, तुम आना जरूर. चाहते हो, यू आर थैंक यू मोस्ट सो वेलकम. मच सर. इट मीन्स अ लॉट. ऑल द थैंक्स बेस्ट टू फॉर योर योर टाइम टीम. सर. इट्स रियली ग्रेट हार्ड वर्क आई एम सीइंग यू पीपल. कितना मेहनत कर रहे हो, एंड शायद मुझे सबके नाम पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर किसी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना, क्योंकि यू थैंक यू डिड सर. प्रॉपर रिसर्च. योर टीम एफर्ट इज एक्सेलेंट वाओ. एंड आई विश यू ऑल द थैंक बेस्ट. यू वेरी मच सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ये पहला एपिसोड है जिसमें इतने ताली बजे सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक थैंक यू. यू.